चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो भी आपके डाउट होते हैं आप साथ साथ मैसेज करते रहना, मैं रिप्लाई करूंगा। सो आज का जो सेशन है वो कम्प्लीटली बेस्ड है एसएपी एस4 हाना पे, पावर बीआई, एक्सेल विद इमेज रिपोर्टिंग, और किस तरीके से यह सारे स्किल सीखने हमें जो है आगे चल के जॉब मिल सकती है। मल्टीपल प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। सो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो है स्किल डेवलपमेंट का, कि किस तरीके से इन स्किल्स को सीख के जो है आगे हम एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम जा सकते हैं। सो आज जो हमारा सेशन रहेगा उसका जो मेन एजेंडा रहेगा, सबसे पहले मैं अभी आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। ये जो आप कोर्स करने वाले हो जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स है, इनका क्या बेनिफिट है, क्या ये कोर्स की डिटेल होने वाली, कितना इसका जो है कोर्स का ड्यूरेशन है, कितने आपके जो है कहाँ कहाँ आपकी प्लेसमेंट होती है और कितने आपके पैकेजेस जाते हैं, ये सारे हम एंड टू एंड एक्टिविटीज आज के सेशन में क्लियर करेंगे। साथ साथ सारे आपको सॉफ्टवेयर के जो है इंटरफेस भी दिखाऊंगा, बेशक एसएपी एस4 हाना हो, पावर बीआई हो या फिर एक्सेल 365। सो बात करूं अगर मैं अपनी आपकी, सो आई एम संदीप अरोड़ा। सो मेरी जो सर्टिफिकेशन है वो एमएम में है, एसएपी के एफआई के अंदर है, साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स में भी है। एक्सेल की एक्सपर्टीज है, सो इस एक्सपर्टीज के थ्रू आप आगे चल के एमआईएस रिपोर्टिंग में जा सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में जा सकते हो, फाइनेंशियल एनालिटिक्स में जा सकते हो, रिकंसिलेशन एंड रिपोर्टिंग में जा सकते हो। तो मल्टीपल टूल्स जो है, मल्टीपल प्रोफाइल्स जो है वो आपके सिर्फ एक्सेल से ही और एसएपी के साथ साथ ओपन हो जाते हैं। पावर बीआई जो एक्सेल से बिल्कुल सिमिलर है, उसमें मेरी एक्सपर्टीज है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम एक्सेल को सीखेंगे सिमिलरली आपका पावर बीआई 50-60% कवर होता जाएगा। सो जब हम पावर बीआई वाले पार्ट पे आएंगे वो आपको बहुत ईजी लगेगा। इसके अलावा अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो 6000 प्लस प्लेसमेंट जो है वो स्किनविक के प्लेटफॉर्म से हुई पड़ी है, वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज में हुई पड़ी है। इसमें मिनिमम पैकेज जो आप लोगों का जाता है विच इज 2.8 लाख। मैक्सिमम पैकेज जो गया वो 18.5 लाख का गया, जो रोहित का गया है। रोहित जो डीएवी सीसी का 2020 का पास आउट बच्चा है, उस वो जो है इस वक्त विप्रो में है, और उसका 18.5 एलपीए का पैकेज है। वो एफपीएनए आर2आर के बाद एफपीएनए में उसने मूवमेंट ली थी। अभी एफपीएनए क्या है, इसके हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस की बात करूँ, सो आई वर्क इन वेरियस मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग इंडिया बुल्स हो गया, इन्फोसिस हो गया, वर्लपूल हो गया, केपीएमजी एंड सेपिएंट। केपीएमजी और सेपिएंट में मैंने एज अ एसएपी कंसल्टेंट वर्क किया है। बाकी कंपनीज के अंदर मेरा एसएपी क्या एंड यूजर और पावर यूजर का एक्सपीरियंस है। सो कम टू माय सर्टिफिकेशन, ये जो आप देख रहे हो ये सारी मेरी सर्टिफिकेशन है। सो मैं जो सर्टिफाइड हूँ वो एसएपी से, एसएपी जर्मनी से भी सर्टिफाइड हूँ। इसके अलावा जो मेरी स्पेशलिस्ट जो है, जो एक्सपर्टीज है वो 365 एप्स, जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई का जो प्रोडक्ट है जिसमें एआई भी इंक्लूड होता है, उसके अंदर भी मेरी एक्सपर्टीज है, जो मैं आपके साथ आगे चल के प्रैक्टिकली भी शेयर करूंगा। सो बात करूं इस कोर्स की, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि ये सारी स्किल्स को जो है गेन करना है। गेन करने से होगा क्या इन कोर्स को, तो उसके बारे में अभी मैं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात, जो ये कोर्स आप सीखने वाले हो जिसके अंदर एसएपी एस4 हाना है, एक्सेल है, पावर बीआई है, और इसी के अंदर जो है वो ब्लैक लाइन टूल भी है। सो अगर मैं इस बात करूं कोर्स के अंदर जो आप सीखने वाले हो, एसएपी एस4 हाना जो लेटेस्ट वर्जन है एसएपी का, एक्सेल 365 लेटेस्ट वर्जन है, ब्लैक लाइन और पावर बीआई, ये जो आप टूल सीख रहे हो, इन्हीं टूल्स को सीख के 6000 प्लस कैंडिडेट्स जो है वो प्लेस्ड हुए हैं। बेशक वो फ्रेशर हो, क्योंकि आप में से काफी बच्चे फ्रेशर भी होंगे और काफी बच्चे जो है वो एक्सपीरियंस्ड भी होंगे। सो दोनों टाइप के जो दोनों बच्चे होते हैं वो यहाँ से प्लेस्ड होते हैं। बेशक वो बिल्कुल ही फ्रेशर हो जो जीरो पे अभी स्टैंड कर रहा है, लेकिन जब वो इस कोर्स को खत्म करेगा तो उसे काफी एक्सपीरियंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। और जो एक एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी किसी एपी में वर्किंग है या फिर किसी बैंकिंग के प्रोफाइल में वर्किंग है या सेल्स के प्रोफाइल में वर्किंग है, वो बच्चा भी इजिली आगे चल के अपने डोमेन को चेंज कर सकता है, प्रोफाइल को चेंज कर सकता है और एक अच्छे पैकेज पे जाता है। सो इन सारे टूल्स को सीखने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है वो 3 मंथ्स है, लेकिन अभी तक का हमारा रिकॉर्ड है, जो कोर्स हमारा रैप अप हो जाता है वो 2.5 मंथ्स के अंदर ये कोर्स रैप अप हो जाता है। जितने भी सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे सीखने वाले हो वो काफी डिमांडिंग है मार्केट के अंदर, और सारे जो वर्जन आप सीखोगे ये लेटेस्ट वर्जन है। जैसे मैंने एसएपी की बात करी, तो एसएपी की हम लेटेस्ट वर्जन एसएपी एस4 हाना पे वर्क करेंगे। एक्सेल जो हम सीखेंगे वो 365 पे सीखेंगे, ब्लैक लाइन सीखेंगे जिसमें हमारा रिकंसिलेशन कैसे बनता है, और पावर बीआई, ये हम सारे टूल सीखने वाले हैं। सो ये बेनिफिशियल है, अगर आप ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। इन टूल्स को सीख के आपकी जो है जो एंट्री होती है
वो मल्टीनेशनल कंपनीज में हो जाती है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में चाहिए जिस बच्चे को एसएपी आता हो, जिस बच्चे को एक्सेल 365 आता हो, जैसे 365 एचसीएल, जेनपेक्ट, एक्सेंचर। इवन एक्सेंचर का जो आपका असेसमेंट भी होता है वो 365 एक्सेल पे होता है। तो इन कंपनीज में ये सारे टूल्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। इन कंपनीज के अंदर ग्लोबल एनवायरनमेंट होता है, अच्छे आपको सैलरी पैकेज मिलते हैं, और फ्यूचर जो है वो कंपैरेटिवली अच्छी होती है। सो फ्यूचर की बात करूँ तो अगर मैं कल की बात करूँ, कल जो एक स्टूडेंट थे निकिता, उसका जो ऑफर लेटर है वो पुणे बेस्ड लड़की थी, तो पुणे से उसका ऑफर लेटर है 6.6 एलपीए का है। इससे पहले ऑलरेडी वो वर्किंग थी, जहाँ पे वो वर्किंग थी उसका पैकेज 4 एलपीए का था। तो जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है वो आगे चल के आर टू आर में मूव ऑन करके पैकेज आराम से गेन कर सकते हैं। सो जो भी आप सॉफ्टवेयर सीखने वाले हो वो सारे लेटेस्ट वर्जन है और काफी डिमांडिंग है मार्केट में। इसी रीजन की वजह से इतने सारे प्रोफाइल्स इन सॉफ्टवेयर की वजह से क्रिएट होते हैं और बच्चा इजीली जाके प्लेस्ड हो जाता है। बस आपको करना क्या है, अपने थोड़े बहुत कम्युनिकेशन पे काम करना है। स्किल्स के मामले में आप इतने ज्यादा डेवलप हो जाओगे जितने मार्केट में, अगर मैं फ्रेशर की बात करूं, आप 2 साल वाले बच्चे को भी बीट कर लोगे। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये जो सारे स्किल सीखने वाले हैं वो क्या उसका रोड मैप होने वाला है। तो जैसे मैंने कहा, हमारा जो मिशन है वो है स्किल एनहेंसमेंट का। देखो मार्केट बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले मार्केट में क्या था, जिसके 90% थे उसे कंसीडर किया जाता था, 99% वाले को कंसीडर किया जाता था, 81% वाले को कंसीडर किया जाता था। ये सारा मिथ अब आपका हो चुका है। अब क्या होगा, अगर आपका मार्क्स जो है 33% भी है, लेकिन अगर आपके पास स्किल्ड है, यानी कि आप स्किल्ड फ्रेशर हो, तो आपकी इजीली एंट्री हो जाती है किसी भी कंपनी के अंदर। सो हम जो यहाँ पे सीखने वाले हैं, जो हमारा मिशन रहेगा वो रहेगा स्किल एनहेंसमेंट का, यानी कि आपके अंदर स्किल को डेवलप करने का। बेशक वो एसएपी एस4 हाना से रिलेटेड हो, बेशक वो 365 से रिलेटेड हो, पावर बीआई से रिलेटेड हो, या फिर ब्लैक लाइन से रिलेटेड हो। सो जब हमारे पास स्किल होंगे, क्योंकि आज की डेट में जब फ्रेशर की आप जॉब्स भी देखोगे, वहाँ लिखा होता है कि हमें वो बच्चा चाहिए जिसे एसएपी आता हो, जिसे एक्सेल आता हो, जिसे एमआईएस रिपोर्टिंग आता हो, तो उसको प्रायोरिटी मिलती है रादर देन परसेंटेज वाइज। सो परसेंटेज हार्डली मैटर्स। अगर आपको ये स्किल्स आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन जो है, स्पोकन वाला पार्ट इंग्लिश का एवरेज है, तो आप इजीली एंट्री ले सकते हो। सो इन स्किल्स के बेसिस पे हमारा जो गोल है, जो हमारा विजन है, वो है एम्प्लॉयबिलिटी डेवलपमेंट। किस तरीके से हम एंट्री ले या अपने पैकेज को एनहेंस करें, इंक्रीज करें। सो बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ सारा बच्चे जो है मेरे लिए वो जीरो है। सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्री से ही। अकाउंटिंग एंट्रीज जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है, बीकॉम में पढ़ी है, बीबीए में पढ़ी है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। और वहां से स्टार्ट करने के बाद इन्हीं अकाउंटिंग एंट्रीज को हम एसएपी एस4 हाना में परफॉर्म करेंगे। देखो ग्लोबल लेवल पे अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है। जो यहाँ डेबिट होता है वहां भी डेबिट होता है, जो यहाँ क्रेडिट होता है वहां भी क्रेडिट होता है। लेकिन मेन जो डिमांड होती है वो होती है सॉफ्टवेयर की। जैसे पहले आप लोग टैली सीखते थे, उस वक्त टैली की डिमांड थी। फिर ओरेकल आया। अब एसएपी एस4 हाना जो लेटेस्ट वर्जन है वो डिमांड में है। सो इस वजह से हमें सारा कुछ जो सीखना है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो लेनी है, वो इसी सॉफ्टवेयर पे लेनी है। अब हमने जो एसएपी है, इसके अंदर तो सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। आपने कुछ परचेज किया होगा तो परचेज की एंट्रीज होंगी उसके अंदर। आपने कुछ सेल किया होगा तो सेल की ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड हुई होंगी। अगर पीएनएल होगा तो पीएनएल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होंगी, बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होंगी। लेकिन अल्टीमेटली आगे चल के हमें रिपोर्ट्स बनानी होती है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, पूछोगे हमें एसएपी करना है, तो अगर आप पूछोगे उनसे क्या एक्सेल आप सिखाओगे, वो मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ही नहीं पता होता। वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि जितना भी इसमें डेटा आपका एक्सपोर्ट होगा, वो सारा डेटा एक्सपोर्ट होगा एक्सेल के अंदर। और एक्सेल भी जो आप सीखोगे वो 365 में करेंगे हम। और अगर हमें टाइम मिला तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एआई से रिलेटेड भी, कि जो काम अभी तक आप रिपोर्ट्स जो है वो एक एक दो दो घंटे में बना रहे हो, क्या यही रिपोर्ट्स जल्दी बन सकती है? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ या मैं लिखूँ और एआई वो काम कर दे? यस, बिल्कुल फिजिबिलिटी है। जैसे आप चैट जीपीटी का नाम आपने सुना है, सेम इसी तरीके से को पायलट भी होता है। सो आगे चल के जब हम चलेंगे तो आपको एक पीपीटी में पूरा डिस्क्राइब करूंगा चैट जीपीटी और को पायलट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कौन इफेक्टिवली एक्सेल के लिए यूज होता है। सो एक्सेल 365 सीखेंगे, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो हर कंपनी आज की डेट में यूज कर रही है। और छोटे डेटा से लेकर बड़े डेटा को हम इसके अंदर परफॉर्म करेंगे, जिसे हम एमआईएस रिपोर्टिंग कहते हैं। इवन ये भी एक प्रोफाइल है जिसके लिए आप आगे जा सकते हो। उसके बाद आजकल ये भी पूछा जाता है ब्लैक लाइन टूल क्या होता है। ब्लैक लाइन क्या करता है, ऑटोमेट करता है। यानी कि ऑटोमेशन जो आज की डेट में हो रही है वो सारी ब्लैक लाइन के ऊपर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए ब्लैक लाइन होता क्या है। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम पावर बीआई सीखेंगे। पावर बीआई देखो, अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास एपी वाले बच्चे जो है वो 150 है, एआर वाले बच्चे जो है वो 50 है, आर टू आर वाले बच्चे जो है वो 70 है। अभी ये नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी नंबर्स को एक ग्राफ में प्रेजेंट कर दूं कि ये हमारे जो है एपी वाले बच्चे हैं 70, ये ए आर वाले बच्चे हैं 50, और ये आर टू आर वाले बच्चे हैं जो
फॉर एग्जाम्पल 70 है। सो ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, डेटा विजुअलाइजेशन होती है, ये सारी डेटा विजुअलाइजेशन होती है पावर बीआई में। सो ऑल्दो ये पार्ट आपका जो है एक्सेल में भी कवर होगा, जिसके अंदर हम स्पार्क लाइन सीखेंगे, क्लस्टर चार्ट सीखेंगे, डोनट चार्ट सीखेंगे, और यही सारी जो है इसका एक्सपेंडेड वर्जन, जो एक्सटेंडेड वर्जन है वो पावर बीआई के अंदर आता है। सो पावर बीआई के अंदर फिजिबिलिटी होती है, अगर आपके पास डेटा कोई पीडीएफ फॉर्म में है, जेसन फाइल में है, एक्सएमएल में है, एक्सेल में है, एस फोर हाना में है, किसी भी सर्वर के अंदर आपका या किसी भी फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा अवेलेबल है। सो पावर बीआई दुनिया का पहला ऐसा टूल है जो विजुअलाइजेशन के लिए बना है, तो ये वाला पार्ट भी हम कवर करेंगे। सो जब हम एक्सेल सीखेंगे, एक बार आपकी एक्सपर्टीज एक्सेल में आ गई तो उतना ईजी आपके लिए पावर बीआई हो जाएगा। और एक्सेल और पावर बीआई प्लस एसएपी एस फोर हाना को अगर आपने सीख लिया, सो बेशक आप फाइनेंशियल एनालिस्ट जाओ, बिजनेस एनालिस्ट जाओ, डेटा एनालिस्ट जाओ, रिपोर्टिंग रिकंसिलेशन में जाओ, आपकी इजीली एंट्री हो जाएगी। और आगे चल के R2R के बाद अगर आप एफपीएनए में भी जाते हो, वहां भी इनका यूज होता है। जब आप ये सारे स्किल सीख लोगे तो नेचुरली आपको आगे चल के इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी करवाई जाएगी। आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, यानी कि जो यहाँ से बच्चे जो है 4 4 5 7 साल 5 साल पहले प्लेस्ड हो चुके हैं जेनपेक्ट एक्सेंचर ईएक्सएल जेएलएल के अंदर, वो लोग आपके इंटरव्यूज लेंगे, ताकि पता रहे आपको जो पूछा जा रहा है आपको वो इंटरव्यू से रिलेटेड पार्ट हो और आपका इंटरव्यू वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो सके, ताकि जो आप गलती करो वो यहाँ करो, वहां पे जाके आप वन गो में इंटरव्यू क्रैक कर सको। उसके बाद करता हूं मैं प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज की। जैसे मैंने अभी डे वन पे, अभी सॉरी स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया कि मार्केट जो है वो ड्रास्टिकली इस बार चेंज हो चुकी है। चेंज होने का मतलब है अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली बड़ी है एआई की वजह से। ऐसा नहीं कि एआई की वजह से मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, कंपैरेटिवली बड़ी है। अब होता क्या है, पहले क्या होता था, रिक्वायरमेंट होती थी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स की ज्यादा, अब उल्टा हो गया है। अब फ्रेशर स्किल्ड कैंडिडेट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एआई में तो मुझे कोई एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, जिसे 365 की नॉलेज हो, जिसे पता हो को पायलट होता क्या है, फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं। सो ये जो मिलेगा मार्केट के अंदर वो तो फ्रेशर लेवल पे ही अवेलेबल होगा। सो स्किल्ड फ्रेशर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस्ड वन की। सो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको स्किल एनहेंस करने पड़ेंगे, 365 एस4 हानो को सीखना पड़ेगा। और अगर आप फ्रेशर हो बिल्कुल, तो आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हर कंपनी के अंदर है, बेशक वो जेनपेक्ट हो, एक्सेंचर हो, ईएक्सएल हो, डब्ल्यूएनएस हो, ईवाई हो, क्योंकि इन कंपनीज में रिसेंटली बच्चे काफी सारे प्लेस्ड हुए हैं। सो ये पूरा रोड मैप हमारा रहेगा जो आने वाले 2.5 महीने तक रहेगा। अब क्वेश्चन आता है सीखेंगे तो क्लासेस कब कब होंगी हमारी। सो जो क्लासेस होती है हमारी वो थ्राइस अ वीक होती है, यानी कि हफ्ते में 3 दिन जो है वो क्लासेस होती है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे ये वाला आप सेशन ले रहे हो इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑल्दो अभी मैंने आपको म्यूट पे कर रखा है, लेकिन जब आप यहाँ पे एनरोलमेंट लोगे, हमारा वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा, साथ साथ आप डाउट पूछोगे, वो भी सारे डाउट आपके रिकॉर्ड हो रहे होंगे, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। सो हफ्ते में 3 दिन हमारी क्लास होती है। वेनसडे को जो क्लास होगी वो एक्सेल की क्लास होगी। एक्सेल जो हमने सीखना है वो 365 में सीखना है। अब इसका इंटरफेस मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एक्सेल जो सीखेंगे हम बेसिक टू एडवांस सीखेंगे, इंक्लूडिंग एमआईएस रिपोर्टिंग, यानी कि बड़े बड़े डेटा पे कैसे काम करना है, हमें क्रेडिटर रिपोर्ट कैसे बनानी है, डेटा रिपोर्ट कैसे बनानी है, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट कैसे बनानी है, इंटर कंपनी रिकंसिलेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम बेसिक टू एडवांस टिल एमआईएस रिपोर्टिंग में कवर करेंगे। इसकी जो क्लास होगी वेनसडे को होगी। जनरली क्लास नाइट में होती है क्योंकि काफी बच्चे वर्किंग भी होते हैं। सो इन केस अगर आपकी कोई क्लास स्किप भी हो जाती है, रिकॉर्डिंग आपके पास एप्लीकेशन पे आ जाती है। जो टाइमिंग्स होते हैं इस क्लास की वो जनरली 8 to 9 या 9 to 10 इसके टाइमिंग्स होते हैं। और जब हम एक्सेल कवर कर लेते हैं तो साथ साथ हम इसके पावर बीआई वाले पार्ट में भी आ जाते हैं, ताकि दोनों को कंपेयर किया जा सके। यानी कि 4 5 क्लासेस या 6 क्लासेस के बाद आपका पावर बीआई भी स्टार्ट हो जाता है। सैटरडे और संडे को, सैटरडे नाइट की बात करूं तो इसमें एसएपी एस4 हाना की क्लास होगी। अगर आप अकाउंट्स पेबल, यानी कि आप एसएपी के अंदर अभी आप कौन से मॉड्यूल होंगे उसमें आऊंगा। सो प्रोफाइल वाइज बात करूं तो एपी की अलग क्लास होती है, एआर की अलग क्लास होती है, R2R की अलग क्लास होती है। आप तीनों क्लास अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटरेस्ट है आप उसे भी कर सकते हो। सो तीनों की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यहाँ से। और टाइमिंग्स जो होती है वो नाइट में होती है। 8 o'clock की अराउंड हमारी क्लास खत्म स्टार्ट हो जाती है, जो 10 o'clock के आसपास हमारी क्लास से खत्म हो जाती है। संडे को जो क्लास होती है वो मॉर्निंग में होती है, जैसे आज का सेशन आप 11 o'clock ले रहे हो, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी होती है क्लास, 9 o'clock स्टार्ट होती है और 11 o'clock की क्लास मॉर्निंग में खत्म हो जाती है, रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है। साथ साथ हम ब्लैक लाइन कवर करेंगे और पावर बीआई भी कवर करेंगे। पावर बीआई जनरली एक्सेल के बाद आपका स्टार्ट होगा, वो वेनसडे को आएगा। हर क्लास की जो ड्यूरेशन होती है वो 1 to 2 आवर्स होती है। प्रोफाइल वाइज बात करूँ तो 1 आवर की आपकी जो है ड्यूरेशन होती है।
हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, जैसे सेशन की भी रिकॉर्डिंग हो रही है। नोट्स आपके जो बच्चे एनरोल्ड हो चुके हैं उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स आ गए होंगे, लिंक के थ्रू आपके पास नोट्स आते हैं, और एप्लीकेशन के अंदर भी नोट्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। सो कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे। अब नोट्स कैसे होते हैं वो भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सो बात करता हूँ सबसे पहले मैं एसएपी के। तो एसएपी के लिए जो बच्चों का एक ये होता है कि भाई कौन से लैपटॉप की हमें रिक्वायरमेंट है, क्या उसके अंदर हैवी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नहीं। ऐसा कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका जो लैपटॉप वो i3 हो, i4 हो, i7 हो, सब में एसएपी इजीली वर्क कर देता है। कोई ऐसा आपको रैम या स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एसएपी S4 HANA के अंदर जब आप लॉग इन करते हो वो रिमोट डेस्कटॉप के थ्रू करते हो, जैसे अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सो बस आपके लैपटॉप के अंदर रिमोट डेस्कटॉप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप आ रहा है, सो मैं रिमोट डेस्कटॉप पे गया, मैंने यूजर आईडी डाली, मैंने इसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद ये सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, यूजर नेम और पासवर्ड। सो जब आप इसके अंदर अपना यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, ये आपको रिमोट डेस्कटॉप पे ले जाएगा जहां पे आपको ये एसएपी का लोगो दिखाई देगा। सो जब आप इस पे डबल क्लिक करोगे और यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो ये SAP S4 HANA है, जो लेटेस्ट वर्जन है SAP का। सो काफी सारे टी कोड्स जो पुराने वर्जन्स में यूज होते थे, अब ये टी कोड्स क्या होते हैं आपको मेन क्लास में पता चलेंगे। ठीक है, सारे जो पुराने टी कोड्स थे वो सारे ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, नए टी कोड्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ये SAP का होम पेज है। SAP जो दुनिया का सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है, इसका ये इंटरफेस है। तो आप इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में हो, चाइना में हो, सिंगापुर, US, UK कहीं भी हो, यही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एसएपी एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है तो हर कंट्री के अंदर ये एज इट इज यूज होता है, तभी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इसे यूज करती है। पूरी दुनिया का, पूरे ग्लोबल का 78% टू 80% जो ट्रांजेक्शन होता है वो इसी में ही जाके रिकॉर्ड होता है, इसी में ही मूव होता है। सो अगर मैं इसकी डीप डाइव थोड़ा सा और अंदर आपको लेके चलूं, तो जैसे मैं कहता हूँ कंपनी कोई परचेज करती है, परचेज भी किसी ना किसी से करेगी। सो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एक वेंडर की डिटेल देखनी हो, कि मुझे किसी का लेजर देखना है, लेजर बोले तो खाता देखना है, कि मैंने इससे कितना सामान जो है वो परचेज किया था, या मैं कहता हूँ मैंने स्पार्क इंडस्ट्रीज से कितनी परचेज करी है, कितनी पेमेंट करी है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ से जाके देख सकता हूँ, और इसी डेटा को मैं कल को मुझे रिपोर्टिंग बनानी हो, तो रिपोर्टिंग बनाने के वक्त भी मैं इस डेटा को एक्सेल के अंदर ट्रांसफर या एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मेरा स्पार्क इंडस्ट्रीज है। तो अगर मैं स्पार्क इंडस्ट्रीज का लेजर देखूं, यहाँ पे सर्च करते हैं BT37AP। तो ये जो आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो, ये सारी ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड है, जो मैं आपको एसएपी पे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये सारे बिलिंग नंबर आ रहे हैं, ये डेबिट नोट है, परचेज रिटर्न यहाँ पे गया है, ये इसकी पेमेंट्स निकली हुई है, ये इसकी मैनुअल पेमेंट गई हुई है कि हमने वेंडर को चेक इशू किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली करने वाले हो। ये जो आप रेड आइटम्स देख रहे हो, इट मीन्स इतना पैसा अभी हमने देना है। और ये जो आप या ग्रीन में देख रहे हो, इट मीन्स इतनी सारी पेमेंट हमारी हो गई है। और कल को अगर मुझे इसी की रिपोर्ट बनानी हो एक्सेल में, तो इस डेटा को मैं एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट होता है। तो इस डेटा को मैं अब एक्सेल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो एक्सेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसएपी है, क्योंकि एक्सेल सीख के भी काफी सारे आपके प्रोफाइल्स जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये डेटा देखो, इसे मैं एक्सेल में लेके चला गया, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग, जो एक्सेल वाले पार्ट में आएंगी, ये ग्रुपिंग होती क्या है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी आप डेटा यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये डेटा एज इट इज जो एसएपी में एक्सेल में ट्रांसफर होगा, और यहीं से हम इसकी रिपोर्टिंग बनाना सीखेंगे। सेम अगर मैं कहता हूँ मुझे किसी कस्टमर का डेटा देखना हो, कि भाई मैंने किसी कस्टमर को कितना सामान बेचा है, कितनी उससे पेमेंट लेनी है, तो इसके लिए अगेन मैं ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कोड्स डाल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड टी कोड्स। टी कोड्स का मतलब होता है ट्रांजेक्शनल कोड्स। ये पूरी दुनिया में सेम है, आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोई कस्टमर लूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कस्टमर। तो अगर मैं एक कस्टमर लूँ और देखूँ इसमें कस्टमर के साथ मैंने कितने ट्रांजेक्शन जो है वो करी है, तो ये देखो, ये सारा मेरा कस्टमर आगे, कस्टमर का नाम आ रहा है, यहाँ पे टेबल वुड है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये सारी पेमेंट्स उससे हमारे पास आ चुकी है, और ये सारे इनवाइसेस जो आप देख रहे हो, ये इनवाइसेस की अभी पेंडिंग पेमेंट जो है वो आना बाकी है। सो यही सारी चीजें आप करोगे, प्रैक्टिकली करोगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई पीएनएल देखना हो, बैलेंस शीट देखना हो, सारी चीज इसमें पॉसिबल है। अगर आपको देखना हो क्लोजिंग बैलेंस किसी लेजर का, वो क्लोजिंग बैलेंस भी जो है वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हो कि
किसी लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या आ रहा है। तो ये देखो, ये सारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, प्रीपेड का लेजर है, इसके ये सारे क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पे मंथ वाइज दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग स्टार्ट होते हैं। सो बहुत सारी फिजिबिलिटी है एसएपी के अंदर, ये तो मैंने बहुत छोटा सा पार्ट दिखाया। अगर आप लोग वर्किंग हो, मैं कहता हूँ किसी कंपनी में टैली पे वर्क कर रहे हो, अगर आपको देखना है, मेरे पास परचेज का बिल आता है, कंपनी कोई मटेरियल लेती है, सो मटेरियल लेती है तो उसका इनवाइस कहाँ से प्रोसेस होता है, उसका इनवाइस यहाँ से प्रोसेस होता है, परचेज ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे डालना होता है। तो हो सकता है जो बच्चे फ्रेशर है उनके थोड़ा सा बाउंस जा रहा हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि सारी चीजें आप प्रैक्टिकली यहाँ पे करने वाले हो। अगर किसी ने मटेरियल में काम किया हो कि जब स्टोर में मटेरियल आता है तो किस तरीके से रिसीव होता है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है गुड्स रिसीव, यानी कि गुड्स जब रिसीव होता है कंपनी के अंदर वो किस तरीके से होता है वो यहाँ पे आता है। अगर किसी को ये इवन क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कोई परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हो तो परचेज ऑर्डर होता क्या है, तो वो परचेज ऑर्डर आप यहाँ पे बनाओगे। ठीक है, अगर मैं इस वाले परचेज ऑर्डर का स्टेटस देखूं तो ये हमारा परचेज ऑर्डर 100 क्वांटिटी का बना था, इसकी कंपनी के अंदर डिलीवरी भी हो चुकी है और इतने का इनवाइस भी जो है बुक हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी पेमेंट या कोई एडवांस पेमेंट जो है इसकी नहीं गई। सो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली करने वाले हो। अगर मुझे कोई ट्रायल बैलेंस निकालना हो तो ट्रायल बैलेंस का भी लेजर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो काफी सारी फिजिबिलिटी होती है एसएपी के अंदर, और ये एसएपी से ही हम बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स निकालना सीखेंगे, यहीं से हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे एक्सेल के अंदर। सो ये तो दिखाया मैंने एसएपी। अब मैं बात करता हूँ एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल के अंदर एआई भी आ गया, जो हम लास्ट में अगर टाइम मिलेगा सो आपको बताऊंगा ये चैट जीपीटी और एआई के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो को पायलट होता है एसएपी का। सो ये जो आप देख रहे हो पार्ट, ये एक्सेल 365 है, जो लेटेस्ट वर्जन है। सो अगर मैं इसके बैक स्टेज में जाऊं, सो बैक स्टेज के अंदर अकाउंट इन्फो में जाऊं तो अकाउंट इन्फो के अंदर मुझे पता चलेगा ये जो आप एक्सेल देख रहे हो ये 365 है। और यहाँ पे जो आप आइकन्स देख रहे हो ये इसका को पायलट है, यानी कि जो इसका एआई है, ये सारे इसके प्रोडक्ट है। और अभी हम किस पे हैं, हम एक्सेल के अंदर है। तो अगर मैं बैक स्टेज से वापस जाऊं मेन स्क्रीन पे, सो ये देखो ये मेन स्क्रीन है। सो ये जो आप देख रहे हो एक्सेल में जब हम लोग काम करेंगे, सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है सारा आपका रिबन वाला पार्ट है। ऑल्दो हम एक्सेल सीखेंगे विदाउट माउस भी सीखेंगे, विद माउस भी सीखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रिबन है, ये अलग अलग इसके टैब्स हैं इसके। ठीक है, जिसमें हम यूज करेंगे कि अगर हमें कोई फॉर्मुलेस देखने हैं किसी शीट में तो वो हम कहाँ से देख सकते हैं। आपने वी लुकअप सुना होगा, वी लुकअप आपने सुना तो होगा, लेकिन वी लुकअप के अंदर वी लुकअप एरे हो गया, इफ एरर वी लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया जो इसके अंदर है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। एआई की बात करूं तो ये इसका एआई है, इसे मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये परफॉर्म करेगा। सो ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं को पायलट। को पायलट यानी कि जो इंटीग्रेटेड एआई है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। सो ये देखो यहाँ पे मैं इसे बोल के भी जो भी मुझे चाहिए वो मैं यहाँ से इससे परफॉर्म करवा सकता हूँ। यही एआई है जो आपके 2 घंटे के काम को, या जहाँ पे आपको फॉर्मूला ना पता हो, ये सारी चीजें आप इंटीग्रेटेड है पूछ सकते हो। चैट जीपीटी आपको सजेस्ट करेगा, वो सजेस्टिव है, लेकिन ये यहाँ पे परफॉर्मेटिव है, ये परफॉर्म करके आपको वो फंक्शन को यहाँ पर देगा। सो जब हम एंड में चलेंगे तो हम थोड़ा सा पार्ट एआई का भी देखेंगे कि एआई किस तरीके से हमारी लाइफ को ऑटोमेट और ट्रांसफॉर्म कर रहा है। सो ये तो मैंने बात करी एक्सेल की। सेम जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है वो है पावर बीआई। अब ये पावर बीआई क्या होता है इसे भी आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि जो हम काम करने वाले हैं वो किन किन टूल्स के ऊपर जो है वो काम करने वाले हैं। सो मैंने पावर बीआई को ओपन किया और वहां पे आपको कोई डेटा विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ कि ग्राफिकल वे में, क्योंकि पावर बीआई दुनिया का ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सारी डेटा विजुअलाइजेशन होती है। अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखा हो, क्रिकेट मैच के अंदर दिखाते हैं ना, इस ओवर में इतना स्कोर गया, इस ओवर में इतना स्कोर गया, इसमें इतना स्कोर गया, इसके अंदर इतनी विकेट गई, ये कैसे बनाते हैं, ये सारा पावर बीआई का कमाल होता है। सो अगर मैं कोई डेटा विजुअलाइजेशन की रिपोर्ट निकालूं, सो ये पावर बीआई है। पावर बीआई के अंदर ये आपने जो आपने वर्ड सुने होंगे, डेटा मॉडलिंग, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा जो है वो इसी का ही पार्ट होता है। सो मैं कोई फाइल ओपन कर देता हूँ रिसेंट इसकी। ये देखो डेटा मॉडल क्रिएट हो रहा है, लोडिंग क्वेरीज हो रही है। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। अभी तक हमने क्या सुना होता है, ऐसे बस कानों में सुना होता है, हमारे कानों में आता है डेटा मॉडलिंग होती है, ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डेटा क्लीनिंग होती है। ये जो आप देख रहे हैं एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, दिस इज अ सेल्स डेटा। ऑल्दो अगर आपको थोड़ी सी बड़ी रिपोर्ट दिखवाऊं जो आप लोग बनाओगे, लाइक क्रेडिटर रिपोर्ट जो आपसे रिलेटेड होती है, तो अगर मैं क्रेडिटर रिपोर्ट में जाता हूँ, सो यहाँ से मुझे क्रेडिटर रिपोर्ट ये आपके लिए यूज होती है, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है। क्रेडिटर रिपोर्ट, डेटा रिपोर्ट, कॉस्ट सेंटर रिपोर्ट, बजटिंग, फोरकास्टिंग, सो ये जो सारी रिपोर्ट्स बनती है वो सारी पावर बीआई में बनती है। यानी कि जो डेटा हमने एसएपी में रिकॉर्ड किया है उसको हम रिपोर्ट बनाया एक्सेल में, और उस एक्सेल को यहाँ पे जाके हमने लोड कर दिया है।
और लोड करने के बाद ये जो हमने विजुअलाइजेशन बनाई, ये देखो ये रहा, ये सारी रिपोर्ट मेरे सामने बन के आ गई है। तो मेरे 12 मिलियंस के क्रेडिटर है, टोटल 27 जो है वो वेंडर का काउंट है। ठीक है, और ये सारे वेंडर है जिनको हमने पैसा देना है, ये मैंने उसे सॉर्ट कर दिया, किसको कितना पैसा देना है, और परसेंटेज वाइज मैंने ये निकाल दिया। सो ये क्या पार्ट है हमारा, ये सारा जो पावर पार्ट है ये पावर बीआई का है। तो मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, हमारा डेटा एक्सेल में हो, या फिर हमारा डेटा क्या कहते हैं, कोई पीडीएफ में हो, सीएसवी में हो, ये वेब पे हो, और डेटा फीड में हो, तो एस जो पावर बीआई होता है इसमें फिजिबिलिटी होती है उस डेटा को रीड करने के लिए। सो ये मेन 3 टूल्स है जो आपका बिल्कुल लाइफ को आपको चेंज जो है वो करने वाले हैं। वापस आते हैं हम, क्योंकि आप लोग बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए सबसे ज्यादा हो, तो अब हम ये तो पता चल गया कि ये 3 टूल्स मोटा मोटा सीखने वाले हैं, जिसके अंदर एसएपी एस4 हाना हो गया, एक्सेल 365 हो गया इंक्लूडिंग एमआईएस रिपोर्टिंग, और पावर बीआई हो गया। अब इनसे प्रोफाइल कौन कौन से बनते हैं जिसके लिए हम आगे इंटरव्यू देने जा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रोफाइल होता है वो होता है अकाउंट्स पेबल का। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी कम्युनिकेशन जो है वो एवरेज या बिलो एवरेज होगी, यानी कि जिसकी इंग्लिश वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वीक होगा। अगर आपको लगता है मेरा इंग्लिश वाला पार्ट वीक है, तो आप इस वाले प्रोफाइल के लिए जाना जिसे हम अकाउंट्स पेबल या P2P कहते हैं। पेबल यानी कि जहां पे हमें पैसा देना होता है, और पैसा किसको देना होता है, जिससे हम सामान खरीदते हैं। अब सामान किससे खरीदेंगे, जो हमारा वेंडर होता है, जो हमारा सप्लायर होता है। सो उससे रिलेटेड एंड टू एंड एक्टिविटीज इसमें आती हैं। सो इसकी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, इसके लिए आप बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए इनमें से कोई भी कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए। आपको एसएपी की नॉलेज होनी चाहिए और एक्सेल प्लस आना चाहिए। इसमें पावर बीआई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंपैरेटिवली इजी प्रोफाइल है उन बच्चों के लिए जिनके कम्युनिकेशन जो है एवरेज या बिलो एवरेज होते हैं। सो इसके अंदर हम सीखते हैं कि अगर हम किसी से सामान खरीदते हैं तो उसको हमें किस तरीके से एसएपी में क्रिएट करता है। अगर कोई बिल हमारे पास आए उसको वेरीफाई कैसे करना है, उसे प्रोसेस कैसे करना है, उसका ट्रैकर कैसे मेंटेन करना है एक्सेल का। अगर हमारे पास मटेरियल या सर्विस के इनवॉइस है उसे कैसे प्रोसेस करना होता है। पार्क एंड पोस्ट क्या होता है, कोई गलत हो गई एंट्री तो उसे कैसे रिवर्स करेंगे, उसका अगर चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, पेमेंट कैसे निकालेंगे, स्टेटमेंट रिकंसिलेशन कैसे बनाएंगे, उसकी क्वेरी को कैसे रिजॉल्व करेंगे। सो एंड टू एंड पार्ट हम देखते हैं अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड। उसके बाद इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, और ये सारी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो एसएपी पे करते हैं। और इसके अंदर अगर मैं मॉड्यूल वाइज की बात करूं, सो एसएपी के अंदर हम एसएपी FICO मॉड्यूल प्लस MM मॉड्यूल जो है वो यूज करते हैं इस वाले प्रोफाइल के लिए। सो कंपैरेटिवली इजी प्रोफाइल होता है, और कम्युनिकेशन जो है वो एवरेज या बिलो एवरेज इसके अंदर चल जाती है, लेकिन मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन एटलीस्ट एवरेज होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू इंग्लिश में होते हैं, उसके बाद जाके बेशक आप हिंदी में बोलो। सो जब भी कंपनी हायरिंग निकालती है, ठीक है, वो सिंपल देखो यहाँ पे इन्होंने हायरिंग निकाल रखी है। ये जो हायरिंग हो रही है अकाउंट्स पेबल प्रोफाइल के लिए हो रही है, और नोएडा लोकेशन है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, और यहाँ पे डे शिफ्ट है। और यहाँ पे जो अभी मैंने सारी चीजें बताई देखो इन्होंने वही मांगा हुआ है, ऑल्दो ये जो हायरिंग है ये फ्रेशर की हायरिंग है। ठीक है, अब देखो स्किल्ड फ्रेशर चाहिए ने, एक होता था पहले फ्रेशर, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमें वो बंदा चाहिए जिसे परचेज ऑर्डर की नॉलेज हो, जिससे सप्लायर की नॉलेज हो, इनवाइसिस की नॉलेज हो, जो हमारी क्वेरीज को जो है रिजॉल्व कर सके। ठीक है, एक्सेल के ट्रैकर बना सके। ठीक है, ये सारी इन्होंने यहाँ पे चीजें जो है वो मांगी हुई हैं। सो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन जो है वो बीकॉम या बीबीए चाहिए, यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल होता है। सो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो स्किल्ड जो है फ्रेशर चाहिए होते हैं। ऑल्दो इसके अंदर अगर मैं पैकेज की भी बात करूं तो मिनिमम पैकेज जो इन्होंने आगे हाईलाइट कर रखा था वो 20 to 30 K का कर रखा था, प्लस इंसेंटिव्स इनके अलग होते हैं, यानी कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। यो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपने एक बार किसी कंपनी के अंदर एंट्री ले ली, आगे चल के आप अपने प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हो स्किल्स को ऐड ऑन कर करके। यानी कि जो बच्चा मैं कहता हूँ यहाँ से एक बार प्लेस्ड हो गया आज की डेट में 3 LPA का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सो वही चल के आज की 3 साल बाद अगर मैं देखूँ या 2 साल बाद देखूँ, उसका पैकेज वही वो 5 लाख 6 लाख के LPA पे इजिली पहुंच जाता है। मेन होती है स्टार्टिंग। अगर एक बार आपका स्टार्ट हो गया, सो आगे जाके आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती है, बस आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और कम्युनिकेशन जो है वो ठीक ठाक होने चाहिए। नेक्स्ट जो मैं प्रोफाइल की बात करूं वो अकाउंट रिसीवेबल का प्रोफाइल होता है। अकाउंट रिसीवेबल यानी कि जहां पे हम सामान बेचते हैं, रिसीवेबल यानी कि पैसा जहां पे लेना होता है, और जहां पे पैसा लेना होता है वहां पे जो है हमारा कस्टमर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हम वहां पे सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, पहले हम परचेज कर रहे थे, अब कंपनी सेल कर रही होती है। सो इसमें जो इसी प्रोफाइल को हम O2C भी कहते हैं, और इसके अंदर जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है जनरली एनी ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोफाइल है इसके अंदर आपकी
कम्युनिकेशन जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो काफी स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपकी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। जो क्लाइंट होते हैं कंपनी के वो फॉरेन के क्लाइंट होते हैं, क्योंकि एमएनसीज है। तो कई बार हमने उन्हें रिपोर्ट देना होता है, तो इसलिए वहां पे थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश वाला जो पार्ट है उस कई बार आपको इंग्लिश में वहां पे बात करनी पड़ जाती है। सो इसके अंदर भी हम एंड टू एंड एक्टिविटीज सीखेंगे कि कस्टमर कैसे क्रिएट करना है, सेल ऑर्डर क्या होते हैं, इनवाइस कैसे जनरेट होता है, एक्सेल ट्रैकर बनाएंगे, पेमेंट सीखेंगे, अप्लाइड अनअप्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अनअप्लाइड क्रेडिट जो है वो क्या होता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट क्या होता है ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपसे पूछा जाता है। रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि हम एसएपी पे सारा काम करेंगे, तो रिपोर्ट्स बनेंगे, कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर रिकंसिलेशन, एंड टू एंड एक्टिविटीज सीखेंगे, उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस हम इसके देखेंगे। और इसके अंदर अगर मैं एसएपी की बात करूं तो दो मॉड्यूल्स इसके अंदर कवर होंगे, एसएपी एफआईसीओ एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। सो ये दो मॉड्यूल्स जो है वो इसके अंदर कवर होने वाले हैं, यानी कि ये सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जो है वो करने वाले। ठीक है। सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे O2C की हायरिंग निकली हुई है, मिनिमम पैकेज इन्होंने लिखा हुआ है 2.40, इन्हें ग्रेजुएट्स चाहिए। ठीक है, जिन्हें O2C यानी कि एआर की नॉलेज हो, बीकॉम बीबीए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस है, गुड़गांव में है, 5 डे वर्किंग है, रोटेशनल शिफ्ट है। इसमें देखो इन्होंने सीटीसी यहाँ पे दे रखा है, प्लस इसमें इंसेंटिव भी इंक्लूड होते हैं। अब ये वही सारा काम जो आप यहाँ पे सीख रहे हो, देखो है ये फ्रेशर के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रखी है, यानी कि जिसे कैश एप्लीकेशन पता हो, सेल ऑर्डर पता हो, एआर वाला पार्ट पता हो, एमएस ऑफिस के अंदर एक्सेल की नॉलेज हो, अकाउंटिंग की नॉलेज हो, ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो ये सारी चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। यानी कि अगर मैं विद इंसेंटिव देखूं, अगर आपकी स्टार्टिंग 25K से भी हो जाती है आराम से इस प्रोफाइल में, जैसे अगर मैं चारू की बात करूं तो चारू को ओवरऑल 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। अगर अभी उसके सीटीसी की बात करूं, इसी प्रोफाइल में उसका सीटीसी जो है वो 6.7 LPA का है। ठीक है। सो इजीली आप आगे चल के इसके अंदर ग्रोथ ले सकते हो। सारे प्रोफाइल ऐसे हैं जो आगे चल के, अगर मैं 5 साल की बात करूं, अगर आप ये सारी चीजें आगे चल के डेवलप कर देते हो, आगे पावर बीआई इन डेप्थ सीख लेते हो, सर्टिफिकेशंस कर लेते हो, तो वहां पे आपका पैकेज 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पहुंच जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन इसके प्रोफाइल के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है ये सबसे क्रीम प्रोफाइल है उन प्रोफेशनल्स के लिए जो एक्सपीरियंस्ड भी है, और उन प्रोफेशनल्स के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है और अकाउंटिंग की नॉलेज है, यानी कि अकाउंटिंग में उनका इंटरेस्ट है, प्लस उनके कम्युनिकेशन भी एवरेज या अबव एवरेज है। ये एक ऐसा प्रोफाइल है जो आपका एसएपी भी इसके लिए आपको आना चाहिए, एक्सेल भी आपको आना चाहिए, और पावर बीआई भी आना चाहिए। अगर आपने इस वाले प्रोफाइल में थोड़ी मेहनत कर ली, इसमें से ये इन सारी चीजों को सीख लिया, तो आप एमआईएस रिपोर्टिंग में आप जा सकते हो, आप रिकंसिलेशन एंड रिपोर्टिंग में इसमें आप जा सकते हो, आप फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग में इसमें जा सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट इसके अंदर जा सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट इसके अंदर जा सकते हो, आप बिजनेस एनालिस्ट इस वाले टूल्स को सीख के जा सकते हो, आप पीएनएल बैलेंस शीट रिकंसिलेशन में इस वाले प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो। इस प्रोफाइल को कहा जाता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, यानी कि जो काम एपी और एआर टीम ने किया है, जो काम एपी और एआर टीम ने बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है एसएपी के अंदर, किसी ने परचेज की एंट्री करी है, किसी ने सेल की एंट्री करी है, अब आप उसकी रिपोर्टिंग बनाओगे। अब आप उनकी रिकंसिलेशन बनाओगे कि अगर किसी ने सामान खरीदा है तो पैसा गया होगा, सामान बेचा है तो पैसा आया होगा। अब जरूरी नहीं हमने सामान बे जो खरीदा है उसके सारे बिल्स हमारे पास आ गए होंगे तो अक्रूवल होगा, कईयों को हमने एडवांस पेमेंट करी होगी तो प्रीपेड एमोटाइजेशन होगा, कईयों की इंटर कंपनी रिकंसिलेशन बनानी होगी। सो इसके अंदर कवर क्या होने वाले हैं, जीएल क्रिएशन, ये सारी एक्टिविटीज पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड है, जीएल टू जीएल एंट्री, पोस्टिंग एंड पार्किंग, ऑटोमेटिक रिकरिंग एंट्री, इंटरव्यू का क्वेश्चन है रिकरिंग एंट्री क्या होती है, बैंक रिकंसिलेशन, कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से इंटरव्यू में आपसे प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं, प्रीपेड एमोटाइजेशन 3 क्वेश्चन इसके आते हैं, अक्रूवल मोस्ट इंपॉर्टेंट टफ टॉपिक होता है, और इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन निकलते हैं, मंथ एंड एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमआईएस रिपोर्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बड़े बड़े डेटा पे आप काम करते हो, ये सारी रिपोर्ट आप प्रैक्टिकली क्रिएट करोगे, डाटा रिपोर्ट, क्राइटेरिया रिपोर्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसके अंदर एसएपी एफआईसीओ, ब्लैक लाइन, एक्सेल प्लस पावर बीआई, ये सारी चीजें आप सीखोगे, तब जाके ये वाला प्रोफाइल आपका क्रिएट होगा। एक यही वाला पार्ट सीख के, R2R वाला पार्ट सीख के आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हो। यानी कि अगर आपने कभी सीए के पास काम किया हो, या फिर जो है अगर आपने जो है किसी डोमेस्टिक कंपनी में काम किया हो, टैली पे काम किया हो, या फिर आपको अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज हो, आपकी इंग्लिश जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, अबव एवरेज होनी चाहिए, तो ये आपके लिए क्रीम प्रोफाइल है, जो ये सारे टूल सीख के आपसे 7 से 8 जो है अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन कर देता है।
ठीक है। सो इस वाले प्रोफाइल की काफी ज्यादा डिमांड है, लेकिन काफी सारे टूल्स इसके लिए आपको आने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ये एक्सपीरियंस का है, सो जैसे जेनपेक्ट ने वॉक इन निकाला था फिनेंस अकाउंट्स के लिए, लेकिन ये वर्किंग वालों का है। सो दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये देखो यहाँ पे R2R मेंशन है, ऑल्दो ये कंबाइंड हायरिंग थी जिसमें O2 से भी मांगा गया, यानी कि इससे पहले वाला प्रोफाइल AR का मांगा गया, और R2R मंथ एंड रिकॉर्डिंग, बैंक रिकंसिलेशन, जो आपको बताया गया वही सारी चीजें आपसे कंपनी जो है वो मांगती है। अब आता है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चे को, मैं किस प्रोफाइल के अंदर जाऊं। क्या मैं अकाउंट्स पेबल में जाऊं, अकाउंट रिसीवेबल में जाऊं, या जनरल अकाउंटिंग R2R में जाऊं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है कि आपके सबसे पहले कम्युनिकेशन मैटर करते हैं। सो अकाउंट्स पेबल की अगर मैं बात करूं, सो अकाउंट्स पेबल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो जनरली होता है बीकॉम, एमकॉम, BBA या MBA, यानी कि कॉमर्स ग्रेजुएट। और इसके अंदर आपकी इंग्लिश जो है, जो स्पोकन पार्ट है, यानी कि जो आप बोलते हो इंग्लिश, क्योंकि इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही होने हैं, वो एवरेज होना जरूरी है। अंदर जाके आप सारा काम हिंदी में करोगे, कोई आपकी क्लाइंट इंटरेक्शन कोई फॉरेनर के साथ आपकी बात नहीं होती, तो तभी आपके लिए ये वाला जो पार्ट होता है एवरेज कम्युनिकेशन का होता है। सेकंड जो प्रोफाइल आता है अकाउंट रिसीवेबल, अगर आपको लगता है मैंने कभी सेल्स में जॉब करी हुई है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं जो है जो क्लाइंट इंटरेक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, सो ये प्रोफाइल उन लोगों के लिए, लेकिन इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट चाहिए होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट इंटरेक्शन यस होता है। क्योंकि जब कस्टमर हमें पेमेंट करता है, कई बार वो पेमेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, जिसे हम पेमेंट रेमिटेंस कहते हैं। जैसे कई बच्चों ने एनरोलमेंट करवा रखा है तो उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया होगा, इंक्वायरी टीम के साथ हमने पेमेंट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड पेमेंट रेमिटेंस, पेमेंट एडवाइस, या पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इंटरव्यू का क्वेश्चन है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने कब पेमेंट करी, कितने अमाउंट की पेमेंट करी, कौन से अकाउंट में पेमेंट करी, ठीक है, कौन से इनवाइस के अगेंस्ट में पेमेंट करी। सो इसके अंदर कई बार कस्टमर हमें पेमेंट रेमिटेंस नहीं शेयर करता, तो उससे हमें वो मंगवानी पड़ती है, तो कई बार हमारा इंटरेक्शन क्लाइंट के साथ हो जाता है। सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तभी आप इस वाले प्रोफाइल में जाना। थर्ड वन इज जनरल अकाउंटिंग और R2R, जिसके अभी मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको डीप डाइव करवाया था। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कॉमर्स ग्रेजुएट। आपकी जो स्पोकन पार्ट है आपका अच्छा होना चाहिए, ऑल्दो इसके अंदर कोई क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन आपका जो एक्सेल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, SAP आपका स्ट्रांग होना चाहिए इस वाले प्रोफाइल में आगे बढ़ने के लिए, और पावर BI आपको आना चाहिए। ठीक है। सो ये तीन प्रोफाइल है। एज पर योर एलिजिबिलिटी, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं आपको तीनों करवाऊंगा, तीनों रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, तीनों सेशन आप अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, नहीं यार मुझे तो है AP इजी लग रहा है और मेरे कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है, तो आप AP वाले प्रोफाइल पे जाओ। आपको लगता है नहीं मेरे कम्युनिकेशन अच्छे है, AR में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, शुरू में सबकी क्लासेस लो एक एक दो दो, तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मुझे AR में जाना चाहिए। फिर अगर लगता है नहीं मैं तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हूँ, और ये वाला प्रोफाइल जो है मुझे अपने मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, तो इस वाले प्रोफाइल में जाओ। कई बार क्या होता है आप 2-3 क्लासेस लेते हो शुरू में R2R के लिए, आप मूड तो बना लेते हो, लेकिन आपको R2R टफ लगता है, तो आप इसमें स्विच हो जाते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप 3 से 4 या 4 से 5 क्लासेस सभी प्रोफाइल की लो, तभी आपको पता चलेगा मुझे कौन सा प्रोफाइल ईजी लग रहा है, मुझे कौन सा प्रोफाइल मेरे अकॉर्डिंग सूट कर रहा है, जहां पे मैं आगे चल के इजीली प्लेस्ड हो सकता हूँ। सो आपको अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है प्रोफाइल चूज करना होगा, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्या आपको इजी लग रहा है, क्या आपको टफ लग रहा है। अब हम बात करते हैं SAP की। हमने प्रोफाइल की बात कर ली, जो हमारे प्रोफाइल जनरली बनते हैं वो अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, जिसके अंदर एसेट अकाउंटिंग भी आता है, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं। अब ये सारी एक्टिविटीज किस पे परफॉर्म होंगी? SAP पे परफॉर्म होगी। कौन सा SAP हम सीखेंगे? SAP S/4HANA सीखेंगे। और ये जो SAP है ये दुनिया का सॉफ्टवेयर, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। SAP सक्सेसफुल हुआ है अपनी इंटीग्रेशन की वजह से। अब ये इंटीग्रेशन क्या होती है आपको बताता हूँ, समझो। देखो टैली का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, टैली ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग में है या थोड़ा बहुत परचेजिंग में आ जाता है। अब हम बात करते हैं SAP का, इसका एक एग्जांपल देता हूँ ये क्यों सक्सेसफुल हो गया। समझो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कंपनी को ज्वाइन किया। समझो 5 बंदों ने इकट्ठे ज्वाइन किया। आपका जो मैनेजर है उसने कहा यार अब इन 5 बंदों को तो मुझे लैपटॉप देना पड़ेगा, अब उसके पास तो लैपटॉप है नहीं। अब ऐसा नहीं कि वो मार्केट में निकल गया और वो लैपटॉप लेने चला गया, नहीं, ऐसा कंपनी में नहीं होता। एक परचेज टीम होती है प्रॉपर, उसको हम बताते हैं कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कितने दिनों में चाहिए। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट को हम उनके साथ शेयर करते हैं। अब आपके मैनेजर ने क्या किया, एक PR रेस किया। PR का मतलब होता है परचेज रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। जैसे आपको आईफोन चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट है, मैनेजर को आपके लिए लैपटॉप चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है। सो इस परचेज रिक्विजिशन को उसने रेस किया परचेज टीम के पास, और उसने बताया कि भाई मुझे 5 लैपटॉप चाहिए,
डेल के लैपटॉप चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए और एक हफ्ते के अंदर चाहिए। सो ये किसकी रिक्वायरमेंट थी? ये फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी। उसने रिक्वायरमेंट को एसएपी के अंदर रेज किया। तो अगर मैं वापस आपको एसएपी में लेके चलूं, सो हर चीज जो है वो परफॉर्म होती है। इसके लिए टी कोड यूज होता है ME51N, जो मैं ऊपर कमांड बार में टाइप करता हूँ। देखो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट परचेज रिक्वेजिशन। सो ये रिक्वेजिशन जो है वो क्रिएट होती है। आपके मैनेजर यहाँ पे क्रिएट करेगा कि भाई कौन सा जो है, क्या डिस्क्रिप्शन है मटेरियल का, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। कौन सा मटेरियल है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने टाइम में आपको चाहिए, कहाँ पे चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर आएगी। और ये जो रिक्वायरमेंट है वैसे जनरली वो मेल पे भेजेगा और इस रिक्वायरमेंट को परचेज टीम कैप्चर करेगी एसएपी के अंदर। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो वेंडर को एक्सप्लोर करेंगे कि कौन हमें बढ़िया दे रहा है, या हमें विजय सेल्स वाला बढ़िया दे रहा है, क्रोमा वाला बढ़िया दे रहा है। यानी कि वो वेंडर को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद जो भी है, उन्होंने कहा कि हमें क्रोमा वाला डेल के लैपटॉप अच्छे प्राइस पे दे रहा है। उसके बाद उस वेंडर को क्रिएट करेंगे। ये जो वेंडर क्रिएट होता है ये भी एसएपी में क्रिएट होता है। ये वेंडर मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम का काम होता है। इसके लिए टी कोड यूज होता है बीपी। इससे पहले जो टी कोड होता था वो होता था XK01। ये कोड मैं बता रहा हूँ जो आगे चल के डीप डाइव करवाऊंगा आपको मेन क्लास में। अब XK01 जो पिछले वर्जन में था वो ऑब्सोल्यूट हो गया है। देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है रीडायरेक्टिंग टू ट्रांजेक्शन बीपी एस ट्रांजेक्शन XK01 इज ऑब्सोल्यूट, वो खत्म हो चुका है। ठीक है। सो आपको ये बिजनेस पार्टनर वाली स्क्रीन पे ले जा रहा है। ये कौन सी टीम का काम होता है? वेंडर मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम का काम होता है। यानी कि रिक्वायरमेंट किसकी थी? फाइनेंस मैनेजर की थी। उसने अपनी रिक्वायरमेंट को परचेज टीम को बताया। परचेज टीम ने जो है सोर्स ढूंढा, कौन बढ़िया सोर्स दे रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है क्रोमा को फाइनल किया और क्रोमा का वेंडर जो है वो क्रिएट हो गया। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक पहले आपका खाता खोलता है फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, सेम इसी तरीके से हमने वेंडर को क्रिएट किया। अब वेंडर क्या करेगा? वेंडर डिलीवर करेगा। जो 5 लैपटॉप है उसको वो डिलीवर करेगा। अब ये हमारी कंपनी में लैपटॉप आएंगे, और लैपटॉप आने से पहले परचेज ऑर्डर क्रिएट होता है जिसे हम पीओ कहते हैं। और ये जो पीओ क्रिएट होता है ये होता है ME21N से, जिसकी स्क्रीन अभी मैं आपको दिखाई थी। ये देखो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट परचेज ऑर्डर। यानी कि परचेज ऑर्डर कौन क्रिएट करेगा? ये टीम क्रिएट करेगी। उसके बाद ये मटेरियल आएगा कंपनी में, मटेरियल स्टोर कीपर रिसीव करेगा, जिसके लिए वो मीगो टी कोड का यूज करेगा। यहाँ वाली स्क्रीन से वो मटेरियल रिसीव होगा। उसके बाद इसका बिल किसके पास आएगा? अकाउंट्स पेबल टीम के पास। अकाउंट्स पेबल टीम उसका बिल निकालेगी। पेमेंट टीम उसकी पेमेंट करेगी F110 से। और रिकंसिलेशन वाली टीम जो है रिकंसिलेशन बनाएगी, कितना हमने सामान लिया था, कितने हमने पेमेंट कर दिया। सो देखो ये सारा काम जो है और किसी सॉफ्टवेयर में पॉसिबल नहीं है। आपने रिक्वायरमेंट बताई थी जिसे पीआर कहते हैं, परचेज टीम ने वेंडर को एक्सप्लोर किया, उसे फाइनल किया, उसके साथ परचेज ऑर्डर बनाया, उसका मटेरियल जो रिसीव किया वो स्टोर कीपर ने रिसीव किया, और उसके बाद बिल आया अकाउंट्स पेबल टीम के पास, और उसके बाद पेमेंट निकाली पेमेंट टीम ने, और रिकंसिलेशन बनाई रिकंसिलेशन टीम ने। ये सारी एक्टिविटी, ये सारी इंटीग्रेशन, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक हो रखा है एसएपी के अंदर। ये पूरी दुनिया में किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर फिजिबिलिटी नहीं है। तभी एसएपी की डिमांड बढ़ जाती है। एसएपी दुनिया का पहला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है। आप बेशक फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, सेल्स में करते हो, ऑपरेशंस में करते हो, परचेज में करते हो, या फिर किसी एचआर या अदर डिपार्टमेंट में करते हो। सो एसएपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, एसएपी की जो होती है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। सो इट हैज बीन सक्सेसफुल ड्यू टू इट्स इंटीग्रेशन, जो अभी मैं बता रहा था, अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। ये वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सॉफ्टवेयर भी है। लाइक जैसे मैं ब्लैक लाइन की बात कर रहा था जो ऑटोमेट करता है रिकंसिलेशन को, वो भी एसएपी का प्लेटिनम पार्टनर है। सो एसएपी के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल यानी कि जो हर डिपार्टमेंट के लिए एसएपी का अलग मॉड्यूल बना हुआ है। जैसे अगर मैं फिनांस की बात करूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग है, परचेजिंग की बात करूं तो मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स की बात करूं तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। सो अलग अलग जो है वो अलग अलग मॉड्यूल्स बने हुए हैं डिपार्टमेंट के लिए। हमें जो सीखने हैं, हमें अगर हम अकाउंट्स पेबल में जाएंगे तो ये दोनों मॉड्यूल सीखने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग और एमएम मटेरियल मैनेजमेंट। सेल्स में जा रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम R2R में जा रहे हैं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में जा रहे हैं, जनरल अकाउंटिंग में जा रहे हैं, तो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग जो है ये वाला मॉड्यूल सीखेंगे। तो इवन आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है आप कौन से मॉड्यूल पे काम करते हो, तो आपको मॉड्यूल बताना पड़ेगा, कौन से वर्जन पे काम करते हो।
लाइक टैली का टैली प्राइम जैसे होता है वर्जन, सेम एसएपी का S4 HANA लेटेस्ट वर्जन है, जिस पे आप काम करते हो, जिसके अंदर सारे टी कोड्स, जिसे हम ट्रांजैक्शनल कोड्स कहते हैं, इस पे आप वर्क करते हो, जो आप सीखोगे प्रैक्टिकल क्लास पे। सो जो भी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है वो प्रैक्टिकल बेस्ड जो है ट्रेनिंग होने वाली है। थ्योरी की शुरू की 2 क्लासेस लगेंगी, और वो जो क्लासेस होंगी थ्योरी की अकाउंटिंग एंट्री से रिलेटेड होगी, ताकि आपका बेस बन जाए। बाकी एक तरीके से जैसे आप कंपनी में काम करते हो, सेम वही काम यहाँ पे करने वाले। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे बाकी सारे इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज कर देते हैं, जब वो ये कहते हैं, आप इंक्वायरी करते हो कि हम आपको कंसल्टेंट बनाएंगे। देखो, कंसल्टेंट कौन होता है? अगर मैं आपके फोन की बात करूं, जो बंदा फोन बना रहा होता है आपका, एक तरीके का ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है या जो हार्डवेयर इंजीनियर होता है, वही बनाता है। जैसे मैं बाइक बनाता हूँ, बाइक कौन बनाएगा? बाइक जो आपका जो है इंजीनियर होगा वही बनाएगा। और बाइक कब बनाना सीखोगे अच्छे तरीके से? जब आपको बाइक चलानी आती हो। फोन जो अच्छे तरीके से यूज करता है, उसे पता चलेगा उसका इनपुट या आउटपुट क्या होता है, तभी आप फोन बना सकते हो। सो ये जो कंसल्टेंट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका होता है कंपनी को गाइड करना, कंपनी को सजेस्ट करना कि अगर उसकी कंपनी में अभी ओरेकल यूज हो रहा है, टैली यूज हो रहा है, तो एसएपी उसको कैसे इजी कर सकता है। तो आप एक कंसल्टेंट तभी बन सकते हो जब आपको एसएपी का डीप डाइव नॉलेज हो, एज एन एंड यूजर कभी आपने एसएपी पे काम कर रखा हो, तभी आप कंसल्टेंट बन सकते हो। कंसल्टेंट लेवल की कोई फ्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 5 years का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसके अंदर आपको एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन किसी कंपनी में आपने कर रखा हो। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, मैंने पहले जो है इंडिया बुल्स में वर्क किया, मैंने इन्फोसिस में वर्क किया, मैंने वर्लपूल में वर्क किया। तो यहाँ पे मैंने जो काम किया, एज एन एंड यूजर काम किया। मेरे पास सॉफ्टवेयर बना हुआ था, जैसे जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, उस पे हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे थे। सो जब मैंने ये सारी एक्टिविटीज सीख ली, मुझे लगा कि भैया मुझे अच्छी नॉलेज हो गई है, तो मैं बना पावर यूजर। पावर यूजर यानी कि इन डेप्थ जिसे नॉलेज होती है एसएपी की। ठीक है। और उसके बाद जब मुझे लगा नहीं यार, अब मुझे अच्छी नॉलेज हो गई, अब मुझे कंसल्टेंट बनना चाहिए, तब मैं जाके बना कंसल्टेंट। ठीक है। तो ये जो जर्नी होती है, एक जेनरिक जर्नी होती है कि आप पहले एक एंड यूजर बनो, सारी एक्टिविटीज सीखो एसएपी S/4HANA पे, बेशक वो एपीए और R2R से रिलेटेड हो। जब आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी, आप पावर यूजर बन जाओगे, और पावर यूजर से कंसल्टेंट बनना बहुत ईजी है। बट एज अ डायरेक्ट कंसल्टेंट एंट्री लेना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते क्या है, क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी होती है, टेस्टिंग क्या होती है, साइन ऑफ क्या होता है, ठीक है, यूएटीज क्या होती है। तो ये बड़ी बड़ी जो चीजें होती है, ये सारी कंसल्टेंट लेवल के लिए होती है। जब आपका माइंड इतना मैच्योर हो जाएगा एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो। सो हम लोग जो आपको सिखाते हैं यहाँ पे प्रोग्राम, दैट इज दिस इज योर प्रोग्राम, जिसके अंदर आप एसएपी भी कवर करते हो एज एन एंड यूजर, इसके अंदर आप पावर बीआई भी कवर करते हो और एक्सेल भी कवर करते हो। और ये तीनों चीजें आपको पूरे पैन इंडिया लेवल पे कोई नहीं सिखाता, तभी यहाँ से इतनी ज्यादा प्लेसमेंट है। और हर चीज की प्रैक्टिकल जो है ट्रेनिंग होती है, थियोरटिकल सिर्फ आपकी शुरू की 2 क्लासेस होती है। बात करते हैं एक्सेल की, क्योंकि एक्सेल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एसएपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक्सेल के अंदर हम क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, यानी कि हम एक्सेल को देखेंगे विदाउट माउस। विदाउट माउस क्यों? क्योंकि इससे आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप बड़े बड़े डेटा पे काम करोगे, आप वेंडर स्टेटमेंट बनाओगे, रिकंसिलेशन बनाओगे, लेकिन बड़े डेटा पे आप तभी काम कर पाओगे जब आपका बेसिक टू एडवांस एक्सेल जो है वो क्लियर होगा। जब आपको वी लुकअप लगाने आएंगे, लुकअप फंक्शंस आपको पता होंगे, एक्स लुकअप पता होगा, वी लुकअप पता होगा, वी लुकअप एरे पता होगा, एच लुकअप पता होगा, तभी आप जाके जो है वो इस पे काम कर पाओगे। सो यहाँ जो हम एक्सेल सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग एमआईएस रिपोर्टिंग सीखने वाले हैं, और ये सारे बेसिक ऑपरेशन है जो यहाँ लिखे हुए हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक्सेल को ओपन कैसे करना है, मैक्सिमम मिनिमाइज कैसे करना है, एक फाइल से दूसरी फाइल पे कैसे जाना है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, मूव एंड कॉपी, रिमूव डुप्लीकेट, फिल्टर, सॉर्टिंग, ये सम से रिलेटेड फंक्शन आ गए, काउंट से रिलेटेड फंक्शन, लुकअप फंक्शन आ गए, एक्स लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, पीवट टेबल, इफ कंडीशन, इंडेक्स मैच, मैक्रोज, स्पार्क लाइन एंड चार्ट्स। सो ये सारी चीजें आप एक्सेल के अंदर सीखने वाले हो, काफी डीप डाइव करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्सेल 365 सीख के ही हम मल्टीपल प्रोफाइल में एंट्री ले सकते हैं। बेशक वो एमआईएस रिपोर्टिंग हो, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियल एनालिस्ट देख रहे हो तो भी आपको ये आना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स का तो बेस ही एक्सेल है। आप बिजनेस एनालिस्ट हो तब आप इसके अंदर जा सकते हो, रिकंसलेशन रिपोर्टिंग के लिए भी एक्सेल उतना ही इंपॉर्टेंट है। और आगे चल के अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जो सबसे क्रीम प्रोफाइल होता है, उसका बेस भी यही होता है, जहाँ पे आप बजटिंग फोरकास्टिंग करते हैं। इसके अलावा पावर बीआई की बात करूं, जो पावर बीआई मैंने अभी आपको दिखाया था, तो इसके अंदर भी हम पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, जैसे अगर मैं पावर बीआई को ओपन करूं,
जहाँ पे आप डेटा क्लीनिंग डेटा मॉडलिंग, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ये मेरा सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ये मेरे मॉडल्स बने हुए हैं। अगर मुझे डेटा को क्लीन करना है मैं यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा। मेरा पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी डेटा क्लीनिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सारी चीजें जो है वो यहीं पर होती है। अगर आप देखोगे ये आपका पावर क्वेरी एडिटर है जो आपको डेटा क्लीनिंग में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसे मैं अभी वापस लोड कर देता हूं तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली सीखोगे। ठीक है। पावर बीआई के अंदर डैशबोर्ड्स बनाना हो या फिर रिलेशनशिप बनाना हो, देखो जो काम आप करते हो एक्सेल के अंदर सेम वही काम पावर बीआई में हो रहा है। अगेन मैं वापस लेके चलता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा पे, आपको जो पावर क्वेरी एडिटर हमारा ओपन होगा। अब देखो जैसे आप एक्सेल के अंदर सीखते हो वी लुकअप, वी लुकअप को हम यहाँ पे कहते हैं मर्ज क्वेरीज, ये जो आप देख रहे हो। कंसोलिडेशन को कहते हैं अपेंड क्वेरीज। उसके बाद जो है रिप्लेस, जैसे आप करते हो कंट्रोल एच से, ये रिप्लेस का फंक्शन आ रहा है। वहां पे आप टेक्स्ट टू कॉलम से स्प्लिट करते हो, यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन दे रखा है। या आप वहां पीवट टेबल बनाते हो, यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन दे रखा है। ये जो आप देख रहे हो दिस इज अ प्रोग्रामिंग, हमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, बैकएंड में ये प्रोग्रामिंग होती है। जो पावर बीआई की प्रोग्रामिंग होती है इसे हम कहते हैं एम स्क्रिप्ट। इसके अलावा वहां भी आप रिमूव करते हो कॉलम और रोज को, यहाँ भी आप रिमूव और कॉलम करते हो। जो जितनी भी हमारी जो है कॉलम्स, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो आप यहाँ पर करते हो। समवेयर इट इज रिलेटेड टू पावर एक्सेल, कहीं ना कहीं आपके एक्सेल से रिलेटेड है। जितना आपका एक्सेल स्ट्रांग होगा उतना आपको इजी लगेगा पावर बीआई। और अल्टीमेटली क्लीनिंग करने के बाद आप यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये तो मैंने आपको पावर बीआई बताया, उसके बाद जो न्यू एड ऑन्स है, ठीक है, जैसे पावर क्वेरी, आप पावर बीआई जो हर कोई बच्चा सीख सकता है क्योंकि मार्केट में जाओगे ऑल इसका कोर्स की कॉस्ट ही कम से कम 20 से 25 हजार है। ठीक है, और उसमें भी आपको वो एक्सेल नहीं सिखाएंगे, यहाँ से एक्सेल से हम पावर बीआई में जाएंगे। और ब्लैक लाइन जो होता है वो ऑटोमेशन के लिए यूज होता है, अकाउंट रिकंसिलेशन पर्पस के लिए होता है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, 2015 में जो है ये लॉन्च हुआ था, जिसकी इस तरीके से मैंने आपको डेटा विजुअलाइजेशन करवाया। अब जब आप ये सारी चीजें सीख जाओगे अल्टीमेटली तो जॉब चाहिए, जॉब के लिए हमें इंटरव्यू के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। और जॉब जो है कंपनीज के अंदर दो राउंड जनरली होते हैं, एक होता है एचआर राउंड और दूसरा होता है आपका मैनेजर राउंड, जिसे आप टेक्निकल राउंड, ऑपरेशन राउंड, डोमेन राउंड या फिर उसे आप मैनेजर राउंड कहते हो। जो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली सीख जा रहे हो 90%, 85%, 95% आपसे वही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और उन क्वेश्चंस के लिए आपको पहले मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी जाती है। लाइक जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ऑन कॉल या फिर वॉइस कॉल पे आपका जो है मॉक इंटरव्यू होता है। ठीक है, आपके पास ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाता है कि अगर कोई भी बच्चा प्रिपेयर है मॉक इंटरव्यू के लिए वो अपने नाम जो है वो शेयर कर दे। जब आपका मॉक जो क्लियर होता है तो आपको रिज्यूमे भी नहीं बनाना, रिज्यूमे भी टीम बनाएगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना एक सैंपल सीवी शेयर करना है। रिज्यूमे जो भी मार्केट में चलते होंगे, जिस फॉर्मेट में चलते होंगे, टीम उसको अपडेट करके आपको देगी, आपके प्रोफाइल्स क्रिएट करेगी ताकि आगे चल के आप इंटरव्यूज के लिए जा सको। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो एसएपी की जो है वो काफी डिमांड है मार्केट के अंदर, और इसी वजह से यहाँ से इतने सारे बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो किसी टैली पे तो भी आप मूव ऑन कर सकते हो, फ्रेशर हो तो भी आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से 50+ एमएनसीज के अंदर बच्चे प्लेस्ड है, जिसमें मिनिमम पैकेज जो होता है जो हर एक बच्चे का 2.5 टू 3.3 एलपीए में जाता है। नाइट शिफ्ट, क्योंकि सारा सबसे ज्यादा काम इंडिया में यूएस से आता है और यूएस और हमारे टाइम बिल्कुल अपोजिट है, वहां पे देना है तो यहाँ पे रात है, यहाँ देना है तो वहां पे रात है। तो इसलिए जो टाइमिंग्स जनरली शुरू में नाइट शिफ्ट भी होती है, तो ये नाइट शिफ्ट का मतलब ये नहीं कि आपको जाना होगा और कंपनी रात को छोड़ेगी, इसके लिए कंपनी आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। 40 किलोमीटर तक आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, आपका घर और ऑफिस में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर ज्यादा होता है तो वो रीएलोकेशन के लिए आपको जो है वो कहते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑफर लेटर होते हैं वो सारे हमारे इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज पे अवेलेबल है, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। वहां पे सारे हम सारी चीजें अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे। ये हमारा पेज है, यूट्यूब का पेज भी है, और आप स्क्यूनिक के नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आप स्क्यूनिक इंस्टाग्राम पे डालोगे तो भी आ जाएगा, और अगर आप स्क्यूनिक यूट्यूब पे डालोगे तो वहां भी ये आपको शो होगा। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपके माइंड में आता है जॉब गारंटी, याद रखना, मैं कभी भी, मुझे कम से कम मैंने 10,000 बच्चे पढ़ा दिया, आज तक मैंने जॉब गारंटी का वर्ड ही यूज नहीं किया। ये जितने भी इंस्टीट्यूट जिनके पास 4 बच्चे 5 बच्चे 10 बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं हम आपकी जॉब लगवा देंगे। देखो याद रखना, कोई भी जॉब गारंटी नहीं होता। जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे, मेरे में भी इतना पोटेंशियल नहीं है मैं कॉल करके कह दूं इस बच्चे को रख दे।
जितने भी बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हुए हैं वो स्किल बेस्ड प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि मार्केट में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है लेकिन हम लोग स्किल डेवलप करते हैं। सो जॉब आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्किल्स एंड अवेलेबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास स्किल्स है, आपको एसएपी आता है, आपको एक्सेल आता है, आपको पावर बीआई आता है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, एवरेज है, अबव एवरेज है, और मार्केट के अंदर जॉब है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि इन दोनों का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास स्किल्स होने चाहिए, मार्केट में जॉब होनी चाहिए, तो इजीली बच्चा प्लेस्ड हो जाता है। मेन रोल आपका कम्युनिकेशन का भी होता है। अगर मैं कहता हूँ आपके पास स्किल्स है, कई बार मार्केट में जैसे बीच में आपने देखा होगा टैरिफ लग गए थे, अब तो फिर भी मार्केट ठीक हो गई है इंडिया की, और अभी तो मेरे ख्याल से हमारा जीडीपी काफी 8% से ग्रो किया है। तो बीच में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी जॉब की, लेकिन अब से फिर से मार्केट सारी जो है वो स्मूथ हो गई है। तो आपके पास अगर स्किल्स है मार्केट में, अगर आपके जॉब से, तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको इंटरव्यू देने की, जिसमें आप इजिली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो जॉब और स्किल्स की और जॉब्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है हम आपको जो स्किल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ग्लोबल लेवल स्किल्स है, यानी कि तभी इतने सारे बच्चे पूरे पैन इंडिया लेवल में कहीं भी ज्वाइन नहीं करते। और मेजोरिटी केसेस में बच्चा प्लेस्ड भी हो जाता है अगर उसकी कम्युनिकेशन ठीक है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपको जॉब मिलने के। और जॉब जो होती है वो बेस्ड होती है मार्केट कंडीशन पे। तो अगर कोई कहता है आपसे कि यहाँ पे 100% गारंटी है, मैंने 10,000 बच्चे प्ले यहाँ से जो है पढ़ा दिए, लेकिन मैं आज तक नहीं कहता कोई जॉब गारंटी है। जॉब डिपेंड करती है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, और मार्केट में जॉब्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर। ठीक है। और एक बार यहाँ से जो बच्चा प्लेस्ड हो जाता है, अगर आपको इन फ्यूचर जो है कोई असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो प्लेसमेंट टीम जो है वो आपसे रीच आउट करती है, या आप प्लेसमेंट टीम से रीच आउट करते हो, उसके लिए वो सेपरेट चार्ज होते हैं, जो आपका 1 साल बाद का प्रोसेस होता है। ठीक है। बिल्कुल, नोएडा हो, नोएडा में भी अपॉर्चुनिटी है, पुणे में भी अपॉर्चुनिटी है, जहां भी अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे इजिली बच्चा जो है वो प्लेस्ड हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बात करी मैंने आपको, जो देखो सारी चीजें आपको मैं इसलिए वही बताता जा रहा हूँ जो क्लियर है, जो एक फिजिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है जिस चीज की। अगर जिस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है वो मैं यही बता देता हूँ, ताकि बच्चा कहीं स्ट्रगल ना करे, आपको एक एक चीज क्लियर हो। जैसे अगर मैं फीस की बात करूँ, जो इतनी सारी आपको चीजें प्रोवाइड करवाई जा रही है, आपको ग्लोबल लेवल पे, पूरे पैन इंडिया लेवल पे इतनी कम फीस में कोई भी नहीं प्रोवाइड करवा सकता, वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। नॉमिनल फीस है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, सारे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे जो है हाईली स्किल्ड और हाईली, जो कहते हैं ना जिनकी डिमांड है मार्केट में, वो सारे वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन है। सो हायरिंग प्रोसेस की भी अगर मैं बात करूं, तो पहले देखो, पहले बहुत ज्यादा वर्चुअल इंटरव्यूज चलते थे, यानी कि ऑनलाइन इंटरव्यूज चलते थे। अब भाई कोविड वोविड सब खत्म हो गया, ऑफिस सब खुल गया। आज की डेट में जो है वॉक इन्स चलते हैं। वॉक इन्स यानी कि आपको कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है। पहले क्या होता था, 80% जो होते थे आपके वर्चुअल इंटरव्यू होते थे, 20% जो होते थे वो आपके वॉक इन्स होते थे। अब ये उल्टा हो गया, अब 40% रह गया है वर्चुअल इंटरव्यू, 60% हो गया है आपके वॉक इन्स, यानी कि वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। लाइक मैं ई एक्सएल की बात करूं, जीएलएल की बात करूं, एचसीएल की बात करूं, डब्ल्यूएनएस की बात करूं, आपको वहां पे जाके इंटरव्यूज देना पड़ेंगे। इवन जेनपेक में भी अब वॉक इन होने लगे हैं। सो आपका वन ऑन वन इंटरव्यू सेशन होगा। सो हायरिंग इज फॉर स्किल्ड फ्रेशर। अगर आप स्किल्ड फ्रेशर हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर। एक्सपीरियंस्ड हो, डोमेन चेंज करना चाहते हो, बहुत ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन आपको इन सारे चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। सो पैकेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, देखो शुरू में ऑब्जेक्टिव लेके चलना, हमारी किसी तरीके से जॉब लग जाए। जैसे मैंने भी जब अपना एमबीए किया था, तो मेरा ये था कि एक बार एंट्री हो जाए। एक बार एंट्री हो गई, आपके पास बहुत ज्यादा एम्पल अपॉर्चुनिटीज है अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे अगर मैं भी बात करूं, मैंने 8,000 से कभी स्टार्ट किया था। सो बट मैं 8 ईयर्स के अंदर अगर मैं अपने पैकेज को देखूं, मेरा पैकेज 28 lakhs का था जब मैंने जॉब को क्विट किया था, और 36 लाख का पैकेज जो है मेरे पास इन हैंड था, तो जिसे मैंने कंटिन्यू नहीं किया, उसके बाद मैंने फ्रीलैंसिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। सो अगर मैं फ्रेशर की बात करूं, मिनिमम पैकेज इतना होता है, और एक्सपीरियंस के लिए 30% हाइक वो मिनिमम हर बच्चे का चला जाता है। जैसा अभी मैं आपको एक ऑफर लेटर भी दिखाऊंगा, जो मैं पुणे वाले बच्चे की बात कर रहा था। ठीक है। उसके अलावा अब क्वेश्चन आता है, इतने ज्यादा बच्चे क्यों प्लेस्ड होते हैं? इतने ज्यादा बच्चे इसलिए प्लेस्ड होते हैं क्योंकि एक एक बच्चे के ऊपर पूरी टीम जो है वो काम करती है। एक बच्चे ने कहा, सर इंग्लिश जो है अगर मेरी वीक है, तो आप एपी प्रोफाइल के लिए जाओ, क्योंकि एपी प्रोफाइल, और अगर आप वर्किंग भी हो एमआईएस रिपोर्टिंग में, तो देखो इंग्लिश पे काम कर लेना, R2R में जाओ, आपके लिए बेस्ट है। एमबीए डिजिटल मार्केटिंग में हो अगर आप फाइनेंस में जा सकते हो, लेकिन एमबीए भी आप एक बार कंफर्म कर लेना टीम से जिसमें आपने एमबीए जो है वो कर रखी है। ठीक है। चलो, बात कर रहा था, बस 2 स्लाइड रह गई, उसके बाद सारे क्वेश्चंस मैं आपके लेता हूं।
एक एक बच्चे के ऊपर 7 बंदे की टीम काम कर रही होती है। आप इंक्वायरी के लिए आते हो, आपको अलग टीम मिलती है। ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा आप मेरे पास रहते हो, 2.5 महीने तक आप मेरे पास रहते हो, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मैं आपके सारे स्किल्स को एनहेंस करता हूँ। मॉक इंटरव्यू के लिए रोहित सर है, क्योंकि वो ऑलरेडी जनपेक में वर्क कर चुके हैं, जीएलएल में वर्क कर चुके हैं, तो उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपका मॉक लेते हैं। आपके रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए प्लेसमेंट टीम अलग है, जो आपकी सीवीज बनाती है सारे, आपको आगे इवन हमारे पास भी एचआर कई बार कहते हैं कि आप शेयर कर दो बच्चों को, जो भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और बच्चों को आगे भेजते हैं। ठीक है। सो प्रोफाइल्स भी आपके लिए टू वे होता है। टू वे मीन्स प्रोफाइल आपके क्रिएट होंगे, एचआर आपको डायरेक्टली भी रीच करेगा, हमारे पास जो एचआर मांगेगा हम भी आपके साथ वो शेयर करेंगे, जिससे आप आगे इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। फिर क्लासेस और मैं नोट्स की बात करूँ, एक बार मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। सो नोट्स आपको एंड टू एंड प्रोवाइड करे जाएंगे। जैसे अगर मैं नोट्स की बात करूँ, ये अकाउंट्स पेबल के नोट्स है। सो इसके अंदर जितने भी सारा प्रैक्टिकल आप करोगे, जितने भी इनवॉइसेस होंगे, शुरू से हम स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग एंट्रीज से स्टार्ट करेंगे। सो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। सो जितने भी अकाउंटिंग एंट्रीज है, अभी मैं इसे ये देखो, ये अकाउंटिंग एंट्रीज से लेकर जब कंपनी के अंदर, क्योंकि आप समझो एक तरीके से कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने इनवाइसेस आते हैं उस इनवाइसेस को आप कैसे प्रोसेस करोगे, वो सारा पार्ट आपका आगे आएगा। ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज आगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएंगी, एसएपी में लॉगिन कैसे करना है, एसएपी में टी कोड्स क्या होते हैं, इनवाइस कैसे प्रोसेस करे जाते हैं, ये देखो इनवाइस आ गया। इसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे, एक इनवाइस में क्या क्या चीजें होती है, इनवाइस कितने टाइप के होते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब जेनपेक में इनवाइस आता है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, और आप लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं वो किस तरीके से होता है, सारी चीजें आपको एंड टू एंड जो है वो बताई जाएंगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये एआर के नोट्स है। ये एआर के नोट्स आगे सारे, ये एआर के नोट्स है टिल इंटरव्यू क्वेश्चन, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी इसी के अंदर होंगे। और ये सेम आर टू आर के नोट्स होंगे जो आपको ये सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सारे आपको पूरा डेटा मिलेगा, बड़े बड़े डेटा पे काम करोगे। एक्सेल के नोट्स की अगर मैं बात करूं तो एक्सेल भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सारे एक्सेल के नोट्स हैं, विद डेटा आपको सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। ये सारा डेटा है, ये एमआईएस रिपोर्टिंग का डेटा, इतने बड़े बड़े डेटा पे आपने आगे चल के काम करना। ठीक है, तो हर क्लास की रिकॉर्डिंग होने वाली है, और सारी चीजें आपको जो है वो एप्लीकेशन पे भी मिलेगी। इसके अलावा आप हमें जो है इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। अब आता है आपके क्वेश्चंस की, तो अब मैं आपके क्वेश्चंस कर रहा हूँ। विदा ने क्वेश्चन किया हुआ है कि मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस है एपी में, आप एआर की जगह आर टू आर में जाओ। बिल्कुल, आपको एएम या टीएल लेवल के लिए आप एलिजिबल हो, आप जा सकते हो। ठीक है। आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन एचसीएल हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, करंट पैकेज 6.5 का, वांट टू स्विच फ्रॉम एपी टू आर टू आर। बिल्कुल आप जा सकते हो। नोटिस पीरियड आपका 3 मंथ्स का। अश्वनी देखो, करना क्या होगा, जब आपका कोर्स खत्म होगा ना, आप एक दो इंटरव्यूज देना। कई कंपनीज 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड आपका एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे जनपेक्ट एक्सेप्ट कर लेती है। या फिर अगर आपको लगता है मेरे पास एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो उसके बाद पहले आप नोटिस डालना, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर। एक्सेल 365 देखो, मैं जो आपको जितने फंक्शंस बताऊंगा वो जो आपके नॉर्मल एक्सेल में चल जाते हैं वो भी बताऊंगा। एक्सेल 365 परचेज करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, साथ साथ आपको बताऊंगा एक्सेल 365 के अंदर क्या ऐड ऑन हुआ है, तो आपके लैपटॉप में वो चल जाए। ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन दो बीकॉम से करिए, 2 साल का गैप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कामिनी अमाउंट के लिए आप इंक्वायरी टीम से रीच आउट करोगे। अश्वनी टैली पे वर्किंग हो, आर टू आर में जाओ, अगर कम्युनिकेशन ठीक ठाक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में हूँ, एपी करना चाहता हूँ, जा सकते हो। ठीक है। मोहम्मद राजी, अभी आपको मैं म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकता, आप क्वेश्चन पूछो टाइप करके, उसके बाद डेफिनेटली मेन क्लासेस में आपको अनम्यूट, आप अनम्यूट ही रहोगे। ए आर आर पी आर टू आर सभी क्लासेस, हाँ जी, सारी क्लासेस अलग अलग होंगी, आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, सबके टाइमिंग्स अलग होते हैं। चैट्स डायरेक्ट मेरे पास आ रही है इसलिए आपको दिखाई नहीं देंगी। 3 years है आपके पास, मोहित के पास आर टू आर में, बिल्कुल आर टू, अच्छा आर टू आर में जाना चाहते हो बिल्कुल जा सकते हो। सीए में रितु वर्किंग है, बिल्कुल सीए में जा सकते हो। 5 years का एक्सपीरियंस है कैश एप्लीकेशन में, आर टू आर में जा सकते हो। एसएपी का सॉफ्टवेयर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। सैलरी किसमें ज्यादा है, सैलरी आर टू आर में ज्यादा है। लखनऊ में भी अपॉर्चुनिटीज है, लखनऊ वाला बच्चा भी प्लेस्ड हुआ है यहाँ से। 3 years का एक्सपीरियंस है सेल्स में, 3 LP है। आर टू आर के लिए जाना चाहते हो, बिल्कुल नजीम चाहो आप जा सकते हो। आर्ट से हो, देखो अगर आप आर्ट से हो तो थोड़ा आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्कआउट करना पड़ेगा। सेल्स में हो, एचडीएफसी में, आर टू आर में जा सकते हो, एंट्री इजीली हो जाएगी। बीसीए करी हुई है ग्रेजुएशन में, एपी में मत जाओ, एआर में जाना दीपाली, चांसेस ज्यादा एपी में आपका क्वालिफिकेशन बैरियर आएगा। 15 years का एक्सपीरियंस है एपी में, एएम हो आप तो अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आर टू आर के लिए ट्राई करो।
लास्ट वर्किंग डे 15 सितंबर था आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली चेंज हो जाएगी आपकी। करंटली वर्किंग इन क्यूए एट केडी इंडिया फ्रॉम सितंबर। आप R2R में बिल्कुल जा सकते हो। पावर बीआई के भी नोट्स, आप पावर बीआई के भी नोट्स हैं, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, वो भी आपको मिलेंगे। संजय टैली पे वर्किंग हो, बिल्कुल आप जा सकते हो। भोपाल लोकेशन है, ट्राई करना पड़ेगा, अगर भोपाल में अपॉर्चुनिटीज होगी तो वहां भी जा सकते हो, अदरवाइज जो है आप दिल्ली एनसीआर या कोई नियर बाय लोकेशन आप एक्सप्लोर कर सकते हो। APAR R2R मोहम्मद कह रहे हैं इकबाल, ऑल सीखा, सारा आप सीखो, आपको जो अच्छा लगता है, क्योंकि प्रोफाइल वाइज हायरिंग होती है, आप उसमें जा सकते हो। पावर बीआई मैंने आपको बिल्कुल आपको दिखाया, पावर बीआई की आईडीज मिलती है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर में आपको डालना होता है, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। एक्सपीरियंस है यूएस हेल्थ केयर में, आप APAR R2R के लिए भी जा सकते हो। नीड टू नो अबाउट मोर एमएम के अंदर देखो, जब हम एपी करेंगे तो उसमें एमएम की भी काफी एक्टिविटीज कवर होती है। अगर आपको स्पेसिफिकली एमएम के लिए जाना है तो आप इंक्वायरी टीम से रीच आउट करो, वो आपको बता देंगे। बीकॉम किया है, कम्युनिकेशन एवरेज है, आपका नंबर आ रहा है यहाँ पे लास्ट में 2621, एपी में जाओ। बीकॉम ऑनर्स हो 2023 का, कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, एपी या R2R लो। बीए वालों के लिए आप AR लो, कम्युनिकेशन ठीक होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है आर्थिक को। एडवोकेट के पास बिल्कुल R2R में जाना चाहिए, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो, इंग्लिश ठीक ठाक है तो AR पे। नवी मुंबई से हूँ, टैली पे वर्क कर रहा हूँ वैभव, बिल्कुल आप जा सकते हो, मुंबई में बच्चा प्लेस्ड है, और आपकी कम्युनिकेशन एवरेज है तो, और APAR2R में से जो आपको इजी लगे वो आप ले सकते हो। रोहित को 3 साल का एक्सपीरियंस है AR में, रोहित R2R में जाओ। शुभम सर, मैंने प्लांटिंग प्लांट में प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, इंग्लिश वीक है, एपी में जाओ, अगर आप बीकॉम एमकॉम बीबी एमबीए हो। आप बीसीए है, और वी से नाम आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमकॉम कर रखा है। इज देयर एनी स्कोप फॉर R2R? देखो, बीसीए वालों के लिए तो नहीं है, लेकिन अगर आपने एमकॉम कर रखा है उसके बेसिस पे आप जा सकते हो, या फिर आप AR और R2R दोनों को कैरी करके चलो। आई एम वर्किंग इन लॉजिस्टिक कंपनी, 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई एम टू डू, देखो आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बीकॉम एमकॉम हो, 9 years का एक्सपीरियंस है, पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है, इंक्वायरी टीम से आप रीच आउट करना, वो आपको बताएगी, मैं R2R सजेस्ट करूंगा। ट्रेनर विल बी ए सेपरेट, नहीं, सारी चीजें मैं ही आपको सिखाऊंगा दीपांशु, मेरी एक्सपर्टीज जो है वो SAP S/4HANA एक्सेल में सर्टिफाइड हूँ, SAP में सर्टिफाइड हूँ, और पावर बीआई की सर्टिफिकेशन होने वाली है, तो वो भी मैं ही सिखाऊंगा। सर, आई एम ए फ्रेशर बट हैव इंटरेस्ट इन डेटा एनालिटिक्स, R2R के लिए अंदर आपको जाना चाहिए। दीपां ये है, लिनोवो के नाम से आपका आ रहा है। वेदा, डिड यू गिव पावर बीआई सर्टिफिकेशन? अलग होती है, PL300 उसका एग्जाम होता है, हम अपने एंड पे आप लोगों को सारी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। फ्रेशर हूँ, इंग्लिश ठीक ठाक है, एपी में जाओ। क्रिश कह रहा है, हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन, डिड यू वर्क इन एक्सपीरियंस? मेरे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है 10 years का है, मैंने SAP कंसल्टेंट वर्क किया हुआ है, एंड यूजर वर्क किया हुआ है, पावर यूजर वर्क किया हुआ है। ठीक है। एंड डिड यू डू SAP आफ्टर कंप्लीट, एंड डिड यू डू, मैंने MBA के बाद ही किया था, जो SAP किया था उसी में मैंने जो भी है उसी के बाद ही स्टार्ट करी थी। ठीक है। और एक बच्चा सिद्धार्थ कह रहा है, वर्किंग इन जनपेक्ट, वांट टू चेंज माय डोमेन करंटली इन मैनेजमेंट ट्रेनिंग विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफाइल चेंज करो सिद्धार्थ, अगर एपी में R2R में चले आओ। मैं एक्सपीरियंस हूँ, क्या मैं डेटा एनालिटिक्स के लिए पावर बीआई जो भी कराओगे इनफ रहेगा? बिल्कुल इनफ रहेगा, डेटा एनालिटिक्स से पहले R2R को पकड़ो, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, किसी में भी आप जा सकते हो। भोपाल में वैकेंसी है क्या? जब हम ऑन फील्ड जाएंगे तब पता चलेगा। जयपुर में प्लेसमेंट होती है, बिल्कुल जनपैक्ट है वहाँ पे बिल्कुल होती है। अंजलि, मैं कॉमर्स में 12th ली थी, मेरी मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, उसके लिए अंजलि आप अपनी इंक्वायरी टीम को रीच आउट करो, हमारी वो आपको बताएंगे। आई एम करेंटली इन बीकॉम फाइनल ईयर, सो ऑल्सो डूइंग वर्किंग CA, 1 year हो गया है, तो R2R में जाओ। ठीक है, अगर लेकिन दोनों क्लासेस लेना, AP प्लस R2R, जो इजी लगे उसमें जाओ। कुमार गौरव, R2R में अप्रॉक्स कितने से एंट्री होती है? डिपेंड करता है यार, जो मार्केट में बताते हैं, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस और फ्रेशर पे। सर, 2 years का एक्सपीरियंस है, AP में एक्सपेक्टेड सैलरी क्या हो सकती है? देखो मोहम्मद राजी, आप AP से बेटर है, या फिर अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक है, R2R में जाओ। सैलरी एक्सपेक्टेड जो करंट होता है उस पर अच्छा हाइक मिल जाता है। सर, सबकी, हाँ बिल्कुल, ये कंबाइंड कोर्स है, सबकी फीस सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है। सर, मैं नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, 2.5 years का एक्सपीरियंस है, हेल्थ AP में जाओ आप। मैं टैली में जॉब करना करने में बिल्कुल जा, टैली में जॉब कर रही हूँ। तो कनिका, अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो R2R, अदरवाइज AP। बैंक में हो, बिल्कुल जा सकते हो। अविनाश, आप R2R के अंदर। चांदनी, कैन वी गेट वर्क फ्रॉम होम? देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है आजकल, हाँ चांदनी, या तो हाइब्रिड चल रहा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है। 2 years का एक्सपीरियंस है राजी, मैंने आपको बता दिया, AP में R2R के लिए जा सकते हो। हमजा कह रहा है 2 years फर्म में अकाउंटिंग एक्सपीरियंस है, आप R2R के लिए जाओ हमजा। राजी, आप भी R2R। एक्सपेक्टेड सैलरी तो देखो, जब आप ऑन ग्राउंड जाओगे तब पता चलती है। क्लास कब से स्टार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज, अब आपका जो है
एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब आपको इंक्वायरी टीम को रीच आउट करना है, अपने एनरोलमेंट्स करवाने। क्लासेस वही बताएंगे कब से स्टार्ट हो रही है। वैसे क्लास जो होनी है वो आपकी कमिंग सैटरडे या संडे होगी। अब एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, 50+ ऑलरेडी बच्चे एनरोल करवा चुके हैं, तो अब जो रह गया वो आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। सर ग्रेजुएशन 2026 में कंप्लीट होगी। आप अभी से चाहो तो आप शुरू से ही कर सकते हो, क्योंकि सीए के पास आप वर्किंग हो तो एनरोलमेंट करवा सकते हो। बीए कम्युनिकेशन एवरेज है आपकी, तो आप जो है आराम से इंक्वायरी टीम को रीच आउट करो, वो बताएंगे। क्लासेस कब से हैं बता दिया मैंने। 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, टेली प्राइम में R2R में जाओ। 2 इयर्स एपी में है, राजे अगेन R2R में जाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स नॉर्मल है, एपी में जाओ। गैप ईयर कोई फर्क नहीं पड़ता वासिफ खान। आप और गैप ईयर जो है वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की वजह से भी आ जाता है, अपने के वही जो प्राइवेट जो एग्जाम्स होते हैं उनकी वजह से भी आ सकता है। दैट इज नॉट अ बिग डील। कनिका को 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एपी और R2R। ग्रेजुएशन इन बीएससी मैथमेटिक्स, एमबीए इन फिनांस। एपी को पकड़ो पहले आप, ठीक है, उसके बाद R2R में मूवमेंट लेना। विच वन इज बेस्ट? अगर आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, R2R है। बीबीए में एपी में जा सकता हूँ, बिल्कुल धीरज आप जा सकते हो। एवरेज इंग्लिश है, एपी में जा सकते हो। सद्दाम हुसैन कह रहे हैं मैं एक्सपीरियंस हो सकता है डेटा एनालिटिक्स पावर बीआई, जब वो जो भी एनफ रहेगा बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस जो है, जो अगर वर्किंग हो तो आप काउंट हो जाएगा। सो जनरली सारे वही क्वेश्चन है जो आप लोग पूछ रहे हो, ठीक है। क्लासेस का मैंने आपको बता दिया। सिक्स आईफोन से आपको मैसेज आया, 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैलेंस शीट में, R2R में जाओ, ठीक है। बाकी जिसको कोई भी डाउट है आप इंक्वायरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, वो आपको इवन कनेक्ट भी करेगी नेक्स्ट वीक। आप वो भी आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर करेगी। प्रदीप क्या पूछे एक बार पूछो, फिर आपको ही रिप्लाई करता हूँ। आपका मैसेज मुझे कहीं पे दिखाई नहीं दिया प्रदीप का, एक बार दोबारा आप टाइप करके या कॉपी पेस्ट करो। प्रदीप आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो प्रदीप ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर कि आप एपी में जाना चाहते हो, एआर या R2R। आपने मुथुट में एनबीएफसी में काम किया हुआ 3 इयर्स में, आप R2R में जाओ। अगर इंग्लिश भी ठीक ठाक है तो भी एंट्री हो जाती है। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। सो आई होप सेशन आपको ठीक लगा होगा। सेशन आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा कल तक, ठीक है। आप उसे गो थ्रू करो, कोई भी डाउट होता है आप इंक्वायरी टीम के साथ रीच आउट कर सकते हो। क्लासेस जो है वो कमिंग सैटरडे से स्टार्ट हो रही है, एनरोलमेंट आप करवा सकते हो। बिल्कुल लैपटॉप में 2007 में भी काम करेगा, ठीक है। हाँ जी क्रिश, कोई डाउट प्लीज टेक माय क्वेश्चन बिफोर लिविंग। हाँ जी को बताओ क्या क्वेश्चन है। क्रिश आपका क्वेश्चन मुझे देखा नहीं, मैंने प्रीवियस चेक कर लेता हूँ, या तो आप दोबारा एक बार पूछ लो। क्वेश्चन, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीकॉम 2000, हाउ मच इज सैलरी? देखो सैलरी R2R में मैंने वही अभी आपको बताया था क्रिश। 3 भी है, 3.5 भी है, 4 भी है। जब मार्केट में उतरेंगे तब पता चलेगा। दिग्विजय सारे बेटर प्रोफाइल है जिसमें आपकी एंट्री हो जाती है। सेल्स में नदीम का एक्सपीरियंस है, R2R में जाओ, ठीक है। बीटेक वाले बच्चे आप जो है सद्दाम, आप इंक्वायरी टीम से रीच आउट करो। वर्क फ्रॉम होम के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं आप, ठीक है। परचेज कहने को, हाँ परचेज एग्जीक्यूटिव के लिए बिल्कुल सैफ आप जा सकते हैं, ठीक है। सो अगेन थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। काफी अच्छा सेशन रहा, और आई होप आप लोगों से अब जो है मेन क्लासेस में हम कनेक्ट करेंगे। जो भी आपके जो है डाउट होंगे वो आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए आप अपनी कंसल्टेंट लेवल के लिए फ्रेशर नहीं जा सकते शुरू में, ठीक है। आप इंक्वायरी टीम से रीच आउट करो, वो आपकी सारी हेल्प करेगी। मिलेंगे मेन सेशन में, वहां पे 1-on-1 बात करके सारी जो डाउट है उसे और क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।